हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज आप देख पा रहे होंगे ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें क्या रहेगा, देखिए जितने भी आपके सिलेबस में आपको थ्योरम्स दिख रही होंगी भाई, उसके अलावा जो आपको यूक्लिड्स के एक्सियम पोस्टुलेट्स ये सब चीज़ें होंगी, वो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें हमारे। इसके बाद जो एक वीडियो और आएगी पार्ट नंबर 4, जो लास्ट पार्ट होगा। आप लोग भी ज्योमेट्री से थोड़ा परेशान हो गए होंगे कि सर 2 वीडियो हो गई, तीसरी भी आ गई, एक और लेके आओगे। लेकिन भाई देखिए, ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, मैं नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएँ, तो इस वजह से कंप्लीट आपको कवर करा के मैं दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा क्या रहेगा, 50 क्वेश्चंस हैं। पहला यूक्लिड्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यूक्लिड्स का चैप्टर है आपका यूक्लिड्स पोस्टुलेट और एक्सियम्स के ऊपर। तो उसमें देखिए हम लोग करेंगे अपना जो 9th का चैप्टर है हमारा। उसके बाद जितनी भी आपको थ्योरम्स दी हुई है ना, उन सब के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आपके सिलेबस में देखिए जितनी चीज़ें होंगी ना, थ्योरम्स हैं, जैसे आपके में 9 पॉइंट सर्कल है, सिम्पसन्स लाइन है, ये सारी थ्योरम्स देखिए। सिवास थ्योरम और मेनलाउस थ्योरम मैंने एक बार डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में भी आप में से 2-3 बच्चों के मेरे पास ना कमेंट्स आए थे कि सर हमें वो वाली थ्योरम, थोड़ी मेनलाउस थ्योरम क्लियर नहीं हो रही, उसमें माइनस कहाँ से आ जाता है वो सब। तो इस वीडियो के बिल्कुल एंड में हम लोग उसको एक बार डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे अपना। बाकी सारी थ्योरम्स भाई बहुत अच्छे से देखिएगा, ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इस वाले सेशन से, ये आप लिखवा लीजिए मुझसे, ठीक है। केवीएस में भी आए हुए 2-3 क्वेश्चन है, वो आपको बताऊंगा कहाँ से आए थे, वो भी आप चीज़ें देखिएगा यहाँ पे, ठीक। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि यूक्लिड का एक्सियम के बारे में आया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो देखो हमारी है, जो आपके सिलेबस में भी है, आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो यूक्लिड्स ने ना एक्सियम्स दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे। तो कुछ ना बातें कर लेते हैं पहले कि एक्सियम्स क्या होते हैं सर, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं हमारे, फिर डेफिनेशंस क्या होती है, थ्योरम्स क्या होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रह जाता है। हम लोग बीएससी कर जाते हैं, एमएससी कर जाते हैं, लेकिन यही चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर नहीं होती कि कौन सी चीज़ कहाँ कब कही जाती है, ठीक है। तो पहली चीज़ उठा लेते हैं एक्सियम से। तो देखिए एक्सियम हमारे कौन क्या होते हैं, ये वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जो हमने मान लिया है कि ये हमारी चीज़ें हैं, वैलिड होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई प्रूफ देना पड़ा है, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह आपका काम करती हैं। और ये कंप्लीट आपका मैथ्स में पूरे अलजेब्रा में काम आ जाता है, ठीक है। उसको बोलेंगे हम एक्सियम्स। ऐसे ही यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो हमारे सिर्फ ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव में होते हैं, जो हम सिर्फ ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, शेप्स हो गई, आपके एंगल्स के बारे में बोल दिया, फिर लाइंस के बारे में बोल दिया। तो जब ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव में हम उन यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करेंगे भाई, तो उस चीज़ को हम लोग पोस्टुलेट बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। थर्ड चीज़ आ जाती है फिर हमारे पास डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है सर, डेफिनेशन देखिए कोई एक स्टेटमेंट होती है जो उस चीज़ को स्टेट कर रही होती है। मान लो कि मैं आपके डेफिनेशन दे दूं कि दो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी। तो ये क्या चीज़ होगी, ये मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको पैरेलल लाइंस की, ठीक है। फिर एक चीज़ आ जाती है थ्योरम्स। तो थ्योरम्स क्या होता है सर, फिर थ्योरम देखिए ऐसी चीज़ होती है तो वो भी स्टेटमेंट्स ही, लेकिन थ्योरम वो वाली स्टेटमेंट्स होती हैं जिनकी हमें प्रूफ देने की जरूरत होती है। तो इसलिए आप देखिए बचपन से आप लोग देखते भी आए होंगे कि जब भी थ्योरम आती है ना, तो हम हमेशा उसका प्रूफ निकालने जाते हैं, ठीक है। आपके जब आप बोर्ड एग्जाम्स में थे या स्कूल लेवल पे जब थे आप लोग, तो आप क्वेश्चंस भी करते होंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी एक थ्योरम है, उसका प्रूफ दे के बताओ आप हमें। तो प्रूफ थ्योरम्स के होते हैं हमेशा, पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स के कोई प्रूफ नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। फिर अब देखो क्वेश्चन है आपके सामने कि यूक्लिड का ना सेकंड एक्सियम बताओ इसमें से कौन सा था। तो अब कुछ चीजें मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, हालांकि इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो एक चीज आज के बाद आप लोग हमेशा याद रखोगे कि यूक्लिड्स ने हमें एक्सियम दिए हैं और यूक्लिड ने हमें पोस्टुलेट्स दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कितने पोस्टुलेट दिए थे और कितने एक्सियम दिए थे, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो देखिए 7 एक्सियम दिए थे और 5 पोस्टुलेट दिए थे, सबसे पहली चीज भाई। तो सर कौन कौन से वो एक्सियम है, कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं, वो सब और डिस्कस कर लेते हैं भाई एक बार इधर, ठीक है। तो देखिए एक्सियम में सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ। पहला, या तो आप क्वेश्चंस के आधार पे चले जाओ, या एक बार पहले मेरी सारी चीज सुन लो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए पहला एक्सियम क्या दिया था यूक्लिड ने, पहला एक्सियम ये बोला हुआ है कि कभी भी कोई दो चीजें अगर आपस में इक्वल हैं, या फिर कोई, मान लो मैं कहता हूं कि देखिए सपोज करते हैं, आपको पेन से दिखाता हूं मैंने आपको बोला कि मान लेता हूं कि ये वाला पेन मेरा इस वाले पेन के इक्वल है, ये वाला पेन और ये वाला पेन मेरा इक्वल है,
एक कंडीशन मैंने आपको ये दे दी, ठीक है। अब दूसरी बार मैं आके आपको कह रहा हूं कि नहीं, ये वाला पेन और ये वाला पेन आपस में इक्वल है। हालांकि पेन अलग अलग कलर के दिख रहे होंगे आपको, लेकिन अभी आप एक नंबर से मान सकते हो इस चीज को, किसी भी लाइन से मान सकते हो, ठीक है, एंगल मान सकते हो आप लोग। तो मैंने बोला कि अगर ये दो चीजें इक्वल हैं, और दूसरी बार मैं बोल रहा हूं कि ये दो चीजें इक्वल हैं, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ये वाला और ये थर्ड वाला इक्वल हो जाएंगे भाई। यही एक्सियोम था, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये तो अंडरस्टूड बात थी, बिल्कुल, इसमें बताने की क्या जरूरत थी। देखिए उस टाइम पे ये चीजें अंडरस्टूड नहीं लगती थी, जो आज के टाइम पे आपको लग रही हैं, उस टाइम ये चीजें नहीं थी, तो ये बतानी चीजें जरूरी थी। तो पहला ही एक्सियोम देखिए हमें क्या कहता है कि मान लो ए मेरा बी के इक्वल है, और दूसरी कंडीशन कह दी कि बी मेरा सी के इक्वल है, तो हम लोग ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि ए हमारा सी के इक्वल होगा। ये होता पहला एक्सियोम यूक्लिड का, ठीक है। फिर बात करेंगे सेकंड एक्सियोम की। तो इसमें देखिए, इसमें लैंग्वेज कैसे आ जाती है, आपको लैंग्वेज इस तरीके से मिलेगी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। देखिए ए बी के इक्वल, सी बी के इक्वल, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट एक्सियोम। फिर सेकंड एक्सियोम की बात कर लेते हैं। सेकंड में ये कह रहा है कि मान लो कि ये ए है और ये बी है, मान लो ए और बी आपस में ना इक्वल थे। अब मैं कह रहा हूं इस ए के अंदर मैंने सी जोड़ दिया, ए प्लस सी हो गया, इधर मैंने बी के अंदर सी जोड़ दिया, ये बी प्लस सी हो गया। तो आप एक चीज बताओ, जब मैंने दो सेम चीजें थी, दो चीजें सेम थी, आपके पास भी 5 रुपए हैं और रमेश के पास भी 5 रुपए हैं, अब दोनों को मैं अगर 2-2 रुपए दे दूं तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे, आपको वैसे दोनों के पास 7 रुपया हो जाएगा। तो जब भी हम सेम चीजों को जोड़ देते हैं इक्वल थिंग्स के अंदर, तो वो भी हमेशा इक्वल होती हैं। फिर आपको कह रहे सर ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, तो तभी ये एक्सियोम है भाई, ठीक है, कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह आपका काम होंगे। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे बन जाती है, इसकी स्टेटमेंट हमारी आ जाती है कि व्हेन सेम थिंग्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल्स। ये आ जाती है कि जब एक ही चीज सेम थिंग जो है आप दो अलग अलग चीजों में, दो इक्वल चीजों में जोड़ दोगे तो आपको इक्वल्स मिलेंगे। तो इसी से मिलता जुलता आपका थर्ड एक्सियोम है कि मान लो कोई भी दो इक्वल्स चीजें थी, ए और बी इक्वल हैं, आपने मान लो सेम चीज को घटा दिया, आपने ए में से भी सी घटाया, बी में से भी सी घटाया, तो जब सेम थिंग को आप सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वल्स के अंदर, तो आपके होल भी इक्वल होंगे। मतलब कि आपके जो बाकी रिजल्ट आएगा, मान लो 5 रुपए आपके पास, 5 रुपए रमेश के पास, अब मैंने आपसे 2-2 रुपए छीन लिए, मैंने आपसे क्या किया, 2-2 रुपया छीन लिया, तो क्या होगा, आपके पास भी 3 बचा, रमेश के पास भी 3 बचा। तो क्या जब दोनों में से सेम चीजें निकाल लोगे तो वो भी सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया थर्ड हमारा। इसके बाद देखिए हमारा एक फोर्थ आ जाता है। टोटल कितने बताए मैंने आपको, टोटल मैंने आपको बताया 7 होंगे, ठीक है, छोटे छोटे हैं आगे वाले। तो देखिए फोर्थ हमारा क्या आ जाता है, फिर एक हमारे पास आ जाता है कि हमारा जो है, मान लो मैं आपको कह दूं ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मैंने सपोज करिए आपको ये बोल दिया ये मेरे पास एक पेन है, एक दूसरा पेन मेरे पास ये वाला है, या फिर आप एक से ही समझो, ये एक पेन है, मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए, ये लो मैंने इसका कैप अलग कर दिया, ये वाला पार्ट अलग कर दिया। तो ये पार्ट जो है ये बड़ा होगा या ये होल वाला पार्ट बड़ा होगा, ये बताओ, ये पूरा पेन था, ये एज अ होल था, ये बड़ा होगा या पार्ट बड़ा होगा। आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है, जो पूरा होल होगा, जब पूरा संपूर्ण होगा अपने आप में, तब वो बड़ा रहा होगा सर, वही तो ग्रेटर रहा होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट एक्सियम हो जाएगा कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये आपकी लैंग्वेज हो जाती है कि होल्स आर ग्रेटर देन पार्ट, या आप कह लो कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट। आवाज म्यूट थी हमारी, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बता रहा था आपको कि जो हमारा फोर्थ वाला एक्सियोम हो जाएगा वो क्या होगा कि मान लो सपोज करो दो चीजें इक्वल हैं, तो ये दोनों चीजें कोइंसाइड कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यही हमारा फोर्थ एक्सियोम होता है भाई। जो पार्ट वाला है वो हमारा 5वें नंबर पे आता है, ठीक है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो 5वें पे हमारा क्या आ जाएगा कि मेरा होल जो होगा, होल जो है हमेशा पार्ट से ग्रेट होगा। और फोर्थ में मैंने क्या बताया कि मान लो कोई भी दो चीजें इक्वल हैं,
तो कोइंसाइड कर जाती हैं भाई, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर सकती हैं। आपने कोइंसिडेंट लाइंस पढ़ी होंगी, ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस यहीं से फोर्थ एक्सियोम उस पर काम करता है आपका, ठीक। फिर सिक्स्थ देख लीजिए, छठे में क्या आता है, मैंने माना कि मेरा दो चीजें इक्वल थी, दो चीजें इक्वल हैं, मैं अगर इनका डबल कर दूं, दोनों जगह में डबल कर दूं, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b, तो ऑब्वियस सी चीजें ये भी इक्वल होंगे सर। सातवां हमारा आ जाता है कि अगर हम इक्वल चीजों को हाफ कर देते हैं दोनों तरफ, तो वो भी इक्वल होगा। तो यही हमारे साथ जो है एक्सियोम होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं साथ में। पहली चीज क्या होगी एक्सियोम में, कि कभी भी दो चीजें अगर एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, मतलब कि ए बी के लिए इक्वल है और बी और सी इक्वल हैं, तो ए और सी आपस में इक्वल हो सकते हैं, पहला। सेकंड एक्सियम, जब इक्वल चीजों में इक्वल्स ऐड कर दो तो इक्वल्स आ जाता है। तीसरा ऐड वाला होगा, फिर सब्ट्रैक्ट वाला, कि इक्वल्स को घटा दो इक्वल्स में से तो इक्वल्स बचेगा। फोर्थ क्या हो जाएगा, जब दो चीजें इक्वल हैं तो कोइंसाइड कर जाएंगी। पांचवा, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा कि सर जब इक्वल चीजों का डबल कर दूं तो वो डबल हो जाएंगे। सातवां, जब इक्वल चीजों को हाफ कर दो तो वो हाफ हो जाएंगे, वो भी इक्वल होंगे हमारे, ठीक है। ये तो हो गए मेरे सामने 7 एक्सियोम्स। इसके साथ साथ पढ़ लो 5 पोस्टुलेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। पहला पोस्टुलेट देखिए क्या होता है। पहला पोस्टुलेट है कि हम जो है ना, नंबर जो है हमारे, मान लो कि 2 पॉइंट्स हैं, मेरे 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट से ना मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, यही मेरा पोस्टुलेट है पहला। अब मैंने पहले क्या डिफरेंस बताया था, एक्सियोम जो होंगे पूरे अलजेब्रा में आ जाएंगे आपके, ठीक है, लेकिन पोस्टुलेट्स जो होंगे आपके सिर्फ ज्योमेट्री में वर्क करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक। तो पहला पोस्टुलेट कि किन्हीं भी 2 पॉइंट है, शॉर्ट में बताता हूं, अपनी तो ज्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी। 2 पॉइंट ले लोगे तो उनसे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगला क्या हो जाता है हमारा, अगला देखिए हो जाता है कि अगर मान लो कि लाइन है कोई भी, इस लाइन को मैं इधर भी इनफाइनाइट प्रोड्यूस करा सकता हूं और इधर भी इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करा सकता हूं, ठीक है। मैं दो लाइंस को इनफाइनाइटली कितना भी बड़ा कर सकता हूं, ठीक है। ये होता है सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास भाई। थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है, थर्ड पोस्टुलेट होता है, देखिए अगर मेरे पास एक सेंटर हो और एक रेडियस हो, तो इसको अगर मैं पूरा घुमाता रहूं तो इससे मैं एक सर्कल ड्रॉ करा जा सकता है मेरा, कि कभी भी मेरे पास एक सेंटर हो और एक रेडियस हो तो उससे मैं पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। आपको अगर कोई भी कभी भी सेंटर दे दे और रेडियस दे दे तो आप तुरंत इक्वेशन बना लेते हो ना, तुरंत इक्वेशन बन जाती है ना सर्कल की। तो वही चीज आपका थर्ड पोस्टुलेट है। फिर फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, तो फोर्थ पोस्टुलेट देखिए ये कहता है कि सारे राइट एंगल्स जो होंगे, ये परपेंडिकुलर का साइन है, देखिए मान लो सारे जितने भी 90 डिग्री एंगल्स होंगे वो सारे इक्वल होते हैं। तो वो तो भाई अंडरस्टूड बात है सर, कि सारे ही 90 डिग्री आपस में बराबर ही तो होंगे। मान लो मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना दूं, मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये चारों राइट एंगल है, देखिए 1 2 3 4, चारों आपके राइट एंगल है। तो आप क्या कहोगे, सर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये हमेशा इक्वल होंगे सर। बिल्कुल होंगे भाई। अब जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका फिफ्थ पोस्टुलेट। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके DSSS एग्जाम में आया है, आपके नवोदय में आया है, आपके KVS के एग्जाम में भी आया है। तो वो क्या चीज होती है वो एक बार सीख लो भाई। तो देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट में हमारा होता है कि मान लो कि आपने 2 लाइन बनाई है, 2 कोई भी स्ट्रेट लाइन्स है आपकी, ये लो, ये 2 कभी भी स्ट्रेट लाइन आपकी, मैं एक बार खुद को हटाता हूँ या फिर नीचे करता हूँ आपको ना, चलो एक बार हटा देता हूँ। देखिए 2 आपकी स्ट्रेट लाइन्स हैं, इसको कोई एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, ये थर्ड लाइन थी, इंटरसेक्ट कर जाए, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे भाई, देखो इन दोनों को, ये एंगल 1, ये एंगल 2। अभी आप क्या कहोगे, आप देखिए ये चीज आपको पता है ना भाई, यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा एंगल 1 और एंगल 2। तो अभी तक आप क्या जानते हो, आपने हमेशा पैरेलल लाइंस पढ़ी है, तो पैरेलल लाइंस में आप कहोगे सर इनका सम तो मुझे पता है, लाइंस एंड एंगल्स में आपने बताया भी था कि इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री हो जाता है सर, 180 डिग्री हो जाता है। ऐसा कहते थे आप हमेशा कि इनका सम सर 180 डिग्री होगा, ठीक। तो जब ये 180 डिग्री होगा तो ये कैसी लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं सर, ठीक। ये तो पोस्टुलेट नहीं कहता भाई। पोस्टुलेट देखिए क्या कहता है, मैं थोड़ा सा नीचे करके बताता हूँ आपको फिफ्थ नंबर का जो पोस्टुलेट है ना, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपके लिए, यहाँ डाल रहा हूँ फिफ्थ पोस्टुलेट। ये क्या कहता है कि कोई भी 2 लाइन है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन मान लो कुछ इस तरीके से है और ये आपकी थर्ड लाइन है। तो जो आपके इंटीरियर एंगल्स है ना, एंगल 1 और एंगल 2, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम अगर 180 डिग्री से कम हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा भाई, किताब में आप देखोगे ना तो बहुत बड़ा पोस्टुलेट लिखा रहता है कि बहुत लंबा सा होता है, 4-5 लैंग्वेज स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें, तो उसको बहुत बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ,
आपको कई बार समझने में ना वहाँ मुश्किल हो जाती है। तो देखिए क्या कहते हैं कि दो लाइंस को तीसरी लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो इनके अंदर के एंगल्स है ना, एंगल 1 और एंगल 2, इनका सम अगर 180 हो गया तब तो वो पैरेलल होंगी भाई। लेकिन पोस्टुलेट कहता है कि इनका सम अगर 180 नहीं होगा, 180 से कम जब भी हो गया, जैसे ही 180 से कम हुआ तो ये उसी डायरेक्शन में, इधर देखिए एंगल इधर बनाया ना मैंने, एंगल इधर बनाए, तो इसी डायरेक्शन में इनको अगर मैं आगे लाइनों को बढ़ा दूं ना, तो कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे दोनों लाइनें मिल जाएंगी भाई। यही मुझे फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है। अब आप कहोगे सर आपने ऐसी लाइन क्यों बनाई, आपने जैसे ये वाली लाइन ऐसे क्यों बनाई सर, ये वाली अगर लाइन ऐसी होती तो, मैं कहता अगर लाइन ऐसी होती तो मेरा एंगल इस तरफ का आ जाता भाई, इस तरफ का जैसे मेरा एंगल आता तो ये लाइनें इधर कहीं जाके मिल जाती। ठीक है, तो पांचवा पोस्टुलेट यही कहता है आपको। तो ये चीज हो गई आपकी यूक्लिड्स के, मैंने सातों एक्सियोम बता दिया आपको, पांचों पोस्टुलेट बता दिए भाई। अब करते हैं क्वेश्चंस अपने। ठीक है, अब देखिए मजा आएगा क्वेश्चन करने में भी आपको। क्वेश्चन देखिए क्या है, यूक्लिड्स सेकंड एक्सियम बताना है आपको कि दूसरे नंबर का एक्सियम क्या होता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि कौन सा एक्सियम कहां आता है। ठीक है, तो सेकंड एक्सियम अगर इसमें बात करें हम लोग, तो देखिए थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। आप कहोगे सर अब मैं जानता हूं ये पहला एक्सियम है। ठीक है, तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, यही है सर मेरा दूसरे वाला। ठीक है, अब आगे कर लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर्स आर इक्वल, ये सर थर्ड नंबर का है। फिर थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ये फोर्थ नंबर का है सर। ठीक है, अब आप जान गए हो सारी चीजें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, यूक्लिड्स का आपका पांचवा पोस्टुलेट, यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट। देखिए आप में से आधे से ज्यादा लोग पता है इस चीज को कैसे याद करते हो, फिफ्थ पोस्टुलेट वही होगा सर जो सबसे बड़ा सा आंसर होगा। तो देखिए ये बड़ा सा आंसर है, ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, तो लेकिन अब हम चीजें समझ भी गए हैं, तो वो देखिए कैसे करेंगे। तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये तो सर एक्सियोम है सर, कौन से नंबर का, पांचवें नंबर का एक्सियोम है सर। ठीक है, फिफ्थ एक्सियोम। फिर अ सर्कल में बी डिस्क्राइब्ड विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ये सर तीसरे नंबर का पोस्टुलेट है। ठीक है, राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर सर फोर्थ नंबर का पोस्टुलेट है। अब देखिए यहां पढ़िए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, की अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, मेकिंग द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, की एक ही तरफ अगर इंटीरियर एंगल्स ले लें, उनको अगर टेकन टुगेदर दोनों को सम कर दे, तो वो हमेशा लेस देन टू राइट एंगल्स की, एक दो राइट एंगल कितने होंगे, 90 और 90 180, हमेशा ही 180 से कम होगा वो। ठीक, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मान लो उनको इनफाइनाइटली अगर बढ़ाते चले जाओ, प्रोड्यूस कर दो, तो वो उसी साइड पे टकराएंगी जहां पे सम 180 से कम हुआ था। तो वही आपका आ गया। ठीक है, अब कोशिश करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया, उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आपको पोस्टुलेट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर डबल कर दोगे, जो मान लो सेम थिंग कि एक ही चीज को डबल कर दिया आपने, एक ही चीज को डबल कर दिया तो हमेशा क्या होंगी, आपको सर वो इक्वल हो जाएंगी। तो थर्ड का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं फोर्थ पे। अब देखिए पोस्टुलेट्स और एग्जाम सारे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं भाई, अब क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करेंगे बिल्कुल आराम से। ठीक, आगे क्या है, एक्सियोम्स आर एज्यूम्ड, एक्सियोम्स क्या होते हैं, ये भी चीज आपको क्लियर कर दी थी मैंने कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। देखिए ये तो आप समझ गए, थ्योरम्स तो नहीं होती सर, डेफिनेशंस भी नहीं होती, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। सर जो ज्योमेट्री में सिर्फ होते हैं वो होते हैं भाई पोस्टुलेट्स, जो सिर्फ ज्योमेट्री से स्पेसिफिक होते हैं वो पोस्टुलेट्स, और इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स ये एक्सियोम हो जाएगा सर। तो फोर्थ का हमारा हो जाएगा ए आंसर करेक्ट। ठीक है, आगे चलेंगे फिफ्थ के ऊपर। जॉन इज ऑफ द सेम एज एज मोहन, मान लो जॉन की जो एज है वही एज मोहन की है। राम इज ऑल्सो ऑफ सेम एज एज मोहन, की जो मोहन की एज है वही राम की एज है। अब बताओ यूक्लिड का कौन सा एक्सियम है जो रिलेटिव एज बताएगा जॉन और राम की। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं ना भाई कि जॉन और राम भी सेम एज के हैं। तो कौन सा एक्सियम आया, आप कहोगे सर ये तो वही वाला एक्सियम होगा पहले नंबर वाला, कि जब थिंग्स जो हैं इक्वल होंगी एक दूसरे के, तो वो उनके भी आपस में इक्वल हो जाएंगे सर। जैसे जॉन और मोहन की सेम एज है, मोहन और राम की एज सेम है, तो जॉन और राम की एज सेम हो जाएगी सर। आंसर क्या हो गया भाई, आंसर हो गया सर फर्स्ट एक्सियम इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ये लो एक स्ट्रेट लाइन सर, दूसरी स्ट्रेट लाइन, और ये इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन और फॉल कर रही है, मेकिंग द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। मान लो यहां सर एंगल बना दिए इन्होंने इंटीरियर एंगल, हुज सम इज 120 डिग्री। तो सर एंगल 1 और 2 का जो सम है वो 120 डिग्री है।
देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज। तो ये तो आपको पता है सर, इनको प्रोड्यूस कर दें तो ये मीट करेंगे कहीं पे। तो कह रहा कहाँ मीट करेंगे, इनका सम कैसा होना चाहिए, इनका सम किस तरफ होगा। तो आप कहोगे सर जब जहां पे इनका सम 120 डिग्री है वहीं कर रही होंगी, तो इज इक्वल टू 120 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिक्स्थ का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर सिक्स्थ का मेरा सी आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले अभी 10-12 क्वेश्चंस हैं ना, ये भाई ऐसे क्वेश्चन है कि ये मतलब अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो आप में से मतलब 80% क्वेश्चंस आप गलत मार्क कर सकते हो अगर आपने पढ़े नहीं है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर है, वो समझ के चलना। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं ना तो भी आप इनको मार्क कर सकते हो अगर आप में हल्की सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए यूक्लिड्स वाले चैप्टर की, ठीक है। तो देखिए क्या है, 3 स्टेप बताने हैं आपको, सॉलिड से पॉइंट के ऊपर जाना है। तो पॉइंट देखिए सबसे छोटा तो सर पॉइंट है, इसके बाद 2 पॉइंट जुड़ के सर एक लाइन बनती है, लाइन से क्या चला जाएगा, आपको सर लाइन से एक सरफेस आ जाएगा। मान लो ऐसा कोई सरफेस हो गया और सरफेस से क्या होगा, पूरा सरफेस इकट्ठा हो जाएगा, तो सर ये सॉलिड हो गया। तो अब आप बताओ कैसे जाएंगे, आप कहोगे सर सबसे पहले सॉलिड फिर सरफेस, उससे छोटे में चले जाएंगे तो लाइंस, और उससे छोटे चले जाओ तो पॉइंट्स, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसमें एक चीज और मैं चाहूं तो यहाँ पे सरफेस के बाद ना मैं कर्व्स भी जोड़ सकता हूँ भाई, कर्व, क्योंकि कर्व से ही हमारा सरफेस बनता है। और कर्व कैसे बनते हैं, उससे छोटी लाइन होती है, ठीक है। तो आप आंसर क्या मार्क कर दोगे इसमें, सर पहले सॉलिड फिर सरफेस फिर लाइंस फिर पॉइंट सर, ठीक है। तो 7th का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर होगा ए पार्ट, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8 का अपना। 8th क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, 8th क्वेश्चन में देखिए मेरे सामने है नंबर ऑफ डायमेंशंस बताने हैं आपको सॉलिड। अब अपने आसपास देखो जितनी भी चीजें, अपने आसपास कुछ भी चीजें, मान लो ये पेन है, सॉलिड है एक, कितने डायमेंशन है इसमें, आपको सर 3 डायमेंशन है सर इसमें। इसमें कहीं ना कहीं लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है सर, हाइट भी है, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन जहां पे हो जाएगी वही सॉलिड होता है भाई आपका। तो सॉलिड की कितनी डायमेंशन, आपको सर 3 डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है नंबर ऑफ डायमेंशन अ सरफेस है। सरफेस एक सतह आ गई भाई, मान लो कि एक अपनी नोटबुक ले लो, नोटबुक का पेज देखो, उसका ऊपर का सरफेस, पेज तो पूरा 3D में हो जाएगा, ठीक है, वो तो सॉलिड हो गया। अब सरफेस कैसा होगा, सरफेस में सर 2 डायमेंशन होती है, एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी, बस उसके अलावा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, यूक्लिड। अब ये देखिए जो हमें यूक्लिड ज्योमेट्री है, हमारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, जितना आपके 9th में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में जो डिफाइंड है ना भाई, वो हम कहाँ से हमने लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, यूक्लिड ने अपनी एक बुक लिखी थी द एलिमेंट्स के नाम से, तो उसी में से हमने ये चीज़ ली है, ये सारी ज्योमेट्री वाली चीज़ें वहाँ से ही ली है। तो उसमें टोटल कितने चैप्टर्स थे, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी अगर लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लाइन बिल्कुल लिखी हुई है, साफ साफ लिखी हुई है पहले ही पेज पे। तो द एलिमेंट्स में से कितने चैप्टर थे, आप कह दोगे सर इसमें 13 चैप्टर थे, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन एक लाइन और नीचे बन जाती है भाई, वो देखिए मैंने यहाँ डाल दिया कि टोटल नंबर ऑफ प्रपोजिशंस कितने थे उस किताब के अंदर, जो बुक है एलिमेंट्स, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रपोजिशंस कितने थे, आप कहोगे सर 465। तो ये वो चीजें हैं ना यार, वो छोटी छोटी चीजें हैं भाई मेरे, जो आप लोग छोड़ देते हो और कई बार पेपर में आ जाती है। इस चैप्टर से किसी ने ना माना भी नहीं होगा, ऐसा एज्यूम भी नहीं किया होगा कि अभी हाल फिलहाल में जब केवीएस का एग्जाम हुआ था ना, फेब में हुआ था, तो उस टाइम एक क्वेश्चन आ गया था कि जो ब्रिक्स यूज करते थे 1300 बीसी में या 3000 बीसी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें जब ब्रिक्स यूज होती थी तो उसकी डायमेंशंस क्या थी। अब किसी ने सोचा ही नहीं होगा यार यूक्लिड ज्योमेट्री से ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो उस वजह से आपको ये चीजें करनी है भाई सारी, जितनी करा रहा हूँ ना। हाँ ये गारंटी, अगर ये पार्ट पूरा देख लोगे आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई और एक्स्ट्रा किताब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन आपको यहीं मिलेंगे भाई। और इसके अलावा जितनी आपके सिलेबस में थ्योरम्स मेंशन है वो सारी आपको यहाँ मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छे से वाले पार्ट को आपको देखना जरूर है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड, कि एक सॉलिड है, पूरा सॉलिड हो गया, मान लो ये सॉलिड है, इसकी बाउंड्री को क्या कहेंगे, ये देखो इसकी बाउंड्री है एक, आप कहोगे सर सरफेस है, इसकी सतह है सर ये, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री कैसी हो जाएंगी, सरफेस होगी सर, सॉलिड की बाउंड्री हमेशा सरफेस होगी। एक क्वेश्चन आ जाता है कि सरफेस की बाउंड्री कैसी होगी, देखिए आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन 13th, सरफेस की बाउंड्री कैसी होती है, तो इसमें आप कहोगे सर सरफेस की बाउंड्री हमारी कर्व हो जाती है सर। कैसी बाउंड्री, यहाँ पे देखिए काफी बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर लाइन क्यों नहीं होगा, कर्व क्यों होगा। तो कर्व आपका लाइन से भी ब्रॉडर कंसेप्ट है भाई, ठीक है। तो कर्व आपका यहाँ करेक्ट आंसर जाना चाहिए, लाइन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करेंगे अब। 14th में क्या दिया हुआ है, 14 में देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया आपका जिसके ऊपर अभी हमने बात करी थी कि आईवीसी में मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3000 बीसी के अराउंड, ये देखिए ब्रैकेट क्लोज द ब्रिक्स, ये देखिए यहाँ पे ना ब्रैकेट ऐसे आएगा, ऐसे आ गया ये क्लोज द ब्रिक्स, ये भी नहीं आएगा इधर क्लोज वर्ड, ठीक है ये आया हुआ है, ये ऐसे जाना था। द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क वर हैविंग डायमेंशंस इन द रेशियो, किस रेशियो में होती थी। अब सपोज करो, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, मैं यहाँ के दो तरीके आपको बताता हूँ। सपोज कर लेता हूँ मैं कि आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत आंसर लगा सकते हो, सर इसका तो 4:2:1 आएगा। जिसने पढ़ा है वो लगा देगा, आज के बाद तो आप लगाओगे तुरंत बिना सोचे समझे कि सर 4:2:1 आएगा। अब ये क्वेश्चन मान लो आपके सामने पहली बार आ जाता, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता कुछ और आ जाए एग्जाम में आपके, तो आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन जरूरी नहीं होता सारी चीजें आप पढ़ के जाओ, कुछ चीजें जो होती है ना भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो वो चीज यहाँ से पकड़ लो मेरे से, आप आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बिल्ड कराता हूँ यहाँ पे। आपको ये पता ना ब्रिक्स होंगी, मान लो ब्रिक्स, इतना तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे क्यूबाइड की शेप में ब्रिक्स होंगी, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसमें कुछ तो सर लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी और कुछ मेरी हाइट रही होगी, तो लेंथ बड़ी होती है हाइट बड़ी होती है, आप कहोगे सर लेंथ बड़ी होती है, तो ये तो देखो हो नहीं सकता सर, ये 3 ऑप्शन बच गए। अब बताओ लेंथ के बाद ब्रेड्थ बड़ी होती है या हाइट बड़ी होती है, फिर आप कहोगे सर पहले लेंथ बड़ी फिर ब्रेड्थ बड़ी फिर हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ सेम नहीं होनी चाहिए, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आप इन दो में फंस जाते भाई, फिर आप इन दो में फंस जाते, यहाँ से फिर आप अगर अप्रोक्सीमेशंस में चले जाते, सर एक का स्क्वायर, एक का डबल करेंगे 2 और 2 का डबल 4, तो यही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की रेशियो लग रही है सर मेरे को, तो ये आंसर होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि आपको ब्लाइंडली तुक्का लगाना है, तो कैसे लगाना है वो चीज मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर बात करते हैं अभी। 15th नंबर में क्या है, 15th नंबर देखिए ये भी आपका यूक्लिड ज्योमेट्रीज में से क्वेश्चन है कि पिरामिड जो है एक सॉलिड फिगर है, ठीक है, पिरामिड आपने सबने देखा होगा, पिरामिड एक सॉलिड फिगर है, उसके बेस में उसका बेस कैसा होता है। आप में से बहुत लोगों ने पिरामिड मान लो बेस ऐसा देखा होगा कि ट्रायंगुलर है, किसी ने ऐसा भी देखा होगा सर 4 साइड वाला है, मैंने ऐसा भी देखा है कि 5 साइड वाला है। पिरामिड तो कैसा भी हो सकता है ना भाई। अब इसको जब खड़ा करते चले जाते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, वो एक जगह जाके मिल भी जाएंगे, तो वही पिरामिड होता है हमारा। तो इसमें पूछा बेस कैसा होगा, तो आप में से काफी लोग ना ट्रायंगल लगा दोगे भाई, लगाते ही आपकी गलती हो जाएगी। आपका कोई भी पॉलीगन हो सकता है बेस उसका, पिरामिड का बेस आपका आप लगाओगे एनी पॉलीगन की, कभी भी कोई भी पॉलीगन ले सकते हो आप, जरूरी नहीं ट्रायंगल ही होता है पिरामिड। एक पिरामिड जब चलता रहता है, इजिप्ट का पिरामिड देखा होगा आपने, ठीक है, तो वो कैसा होता है, वो 4 साइड का होता है, ये भी मान लो आप। जो आपने इजिप्टियन पिरामिड देखा होगा ना भाई, आपने ऐसा ही कुछ देखा होगा कि मान लो ऐसा कुछ होता है नीचे से, और फिर वो ऐसे ऊपर आते आते एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे इकट्ठा जोड़ देना, थोड़ा सा सही नहीं बना है क्योंकि 3D में भी दिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको आज के बाद अब याद होना चाहिए कि अगर आपको देखो समझ नहीं आता तो याद कर लो भाई इसको, कि पिरामिड जो होता है उसका बेस कोई भी पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, साइड फेस कैसा होगा पिरामिड का, ये बताओ साइड फेस कैसा होगा। तो अब मैंने क्या बताया, मान लो कि देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, सपोज करते हैं कि मेरे पास ना, मैं भी आपको दिखाता हूँ, सपोज करो कि मेरे पास ये एक पिरामिड का शेप है, ठीक है, ये मेरा पिरामिड का एक शेप हो गया। तो इसमें से जब ऊपर आते आते एक पॉइंट पे इकट्ठा होता है पिरामिड, सर यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आ जाएगा, यहाँ इकट्ठा होगा, देखिए यहाँ आके आपका एक पॉइंट पे इकट्ठा होगा, यूं आते 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 ऐसे हो जाएगा, वो पिरामिड होता है। तो साइड फेस कैसा होगा, एक तो देखिए आपको मान लो यहाँ से उठाऊं मैं, एक साइड ये हो गई, एक साइड सर ये हो गई, एक साइड ये उठती आएगी भाई, तो 3 ही साइड होती हैं फेस के अंदर, पिरामिड के फेस के अंदर 3 ही साइड होती हैं, तो वहां पे आप कहोगे सर ट्रायंगल होता है। तो कई बार आप लोग गलती ये कर देते हो, उसका बेस आपसे पूछ ले, आप वहां पे भी ट्रायंगल मार्क कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, आपके सामने देखिए इक्वेशन है, इट इज नोन दैट, इक्वेशन है मान लो x + y = 10, फिर ये है यूक्लिड का कौन सा एक्सियम स्टेटमेंट को इलस्ट्रेट कर रहा है, आप खुद देखो। मान लो इसने क्या किया है, इधर भी z जोड़ दिया और इधर भी z जोड़ दिया, तो इक्वल ही होंगी। तो ये करा क्या है, इसने मेरे सामने सर क्या किया, इक्वल्स चीजों में इक्वल को ऐड किया है। व्हेन इक्वल्स आर एडेड, जब इक्वल्स ऐड किए, 2 इक्वल्स होल्स आर इक्वल, कौन सा एक्सियम हो गया सर, सेकंड एक्सियम हो गया सर, ये तो
सब्ट्रैक्ट करता तो सर थर्ड एक्सियम हो जाता। तो 17 का हमारा बी पार्ट आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इन एंशियंट इंडिया शेप्स ऑफ अल्टर्स यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड रिचुअल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके लिए। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे उठाया है। सबसे पहली चीज तो देखिए अल्टर्स क्या होते हैं। अल्टर देखिए भाई वो चीज होती है, आप लोग देखो कभी अपने मंदिर में भी जाते होगे, आपने चर्च में, मोस्टली चर्च में देखा होगा, तो जो भी हमारी होली प्लेसेस होती है ना, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, तो हमेशा जहाँ पे भी भगवान को हम लोग रखते हैं जब पूजने के लिए, जो भी पूजा का हमारा स्थल होता है, भगवान जहाँ विराजमान होते हैं, तो वो हमेशा एक थोड़ी सी ऊंचाई पे होता है, एक टेबल होती है या कुछ एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, उसके ऊपर होता है। तो वो जो टेबल या वो प्लेटफॉर्म होता है ना, उसी को हम लोग अल्टर बोलते हैं, जहाँ पे रख के हम लोग दिए जलाते हैं या जहाँ पे अगरबत्ती जलाई जाती है, धूप बत्ती लगाई जाती है, तो वही चीज़ हमारा अल्टर होता है। ठीक है, तो उसकी शेप दो दी हुई है एनसीईआरटी में आपकी, एक तो हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए दी हुई है, एक आपकी पब्लिक रिचुअल्स के लिए दी। अब अपने मंदिर में आप लगाओगे तो उस टाइम पे अपने घरों में जो होती थी वो कौन सी शेप के होते थे। दूसरा दिया हुआ है कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, मान लो मंदिर हो, जो बाहर मंदिर में जाते हो, वहां पे कैसी शेप्स होती थी, वो चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए हाउस होल्ड रिचुअल्स का क्वेश्चन दिया है। तो हाउस होल्ड रिचुअल्स के टाइम पे, मतलब जब घरों में होता था, उसकी शेप कैसी होती थी भाई, तो उसकी शेप ना हम लोग या तो स्क्वायर शेप रखते थे या सर्कुलर शेप रखते थे। ठीक है, ये होती थी, आपने देखा भी होगा, मंदिरों में जाना आप लोग कभी मोस्टली देखते भी होगे, तो आपके घरों में क्या आ जाएगा, स्क्वायर शेप या फिर सर्कल शेप आ जाएगी सर। ठीक, अब यहीं पे एक आंसर आप बना लो अपना नोट्स में कि अगर पब्लिक प्लेसेस की वर्शिप होती, अगर पब्लिक प्लेसेस की वर्शिप होती, तो वहां पे आपका देखिए रेक्टेंगल, ट्रायंगल और ट्रेपीजियम, इन तीनों का फॉर्मेशन होता है भाई, इन तीन का फॉर्मेशन होता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और ट्रेपीजियम। ठीक है, ये आपको आना चाहिए आज के बाद। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है भाई कि नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। पहला क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है कि जो श्रीयंत्र होता है, श्रीयंत्र जो होता है उसमें जो ट्रायंगल्स होते हैं वो किस शेप के ट्रायंगल होते हैं, तो वो होते हैं भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। अब क्वेश्चन है कि कितने नंबर होते हैं उसके, कितने ट्रायंगल्स होते हैं, वो आप बता दोगे सर 9 ट्रायंगल्स होते हैं उसमें। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। प्रूफ की किसको जरूरत है, अभी मैंने आपको जैसी वीडियो शुरू हुई थी तभी मैंने आपको बताया था कि किसको प्रूफ की जरूरत है, थ्योरम्स को जरूरत है सर प्रूफ की। हाँ, थ्योरम को तो प्रूफ करते हैं सर, ये हो गया। एक्सियोम, ये तो सर यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं। डेफिनेशन कोई जरूरत नहीं सर, पोस्टुलेट कोई जरूरत नहीं, तो आंसर मेरा ए हो जाएगा सर। ठीक है, आगे चलते हैं, 20 का हमारा ए हो गया। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि यूक्लिड ने स्टेट किया दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, कि सारे ही राइट एंगल इक्वल हैं एक दूसरे के। कौन सा, ये तो है सर पोस्टुलेट था। कौन सा पोस्टुलेट था भाई, ये भी बता दो सर, ये 4th नंबर का पोस्टुलेट था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पोस्टुलेट हो गया भाई। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ क्या है, लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, कि अगर लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो वो पैरेलल होंगी। तो क्या चीज है ये एक्सियम है क्या, नहीं सर। पोस्टुलेट है, नहीं सर। प्रूफ मांगेंगे, नहीं सर। ये क्या हो गया, एक डेफिनेशन हो गई भाई मेरी। ठीक है, तो 22 का क्या आ जाएगा, 22 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा भाई इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं अब हम लोग। ठीक है, 23rd क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखिए 22 क्वेश्चन हो गए हमारे, 23 में पे बात कर लेते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, अब सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल। हाँ, तो देखिए आपका जो यूक्लिड ज्योमेट्री था, पूरा 9th क्लास का जो चैप्टर है ना आपका यूक्लिड वाला, वो कंप्लीट एक लाइन से क्वेश्चन उठा के मैंने यहाँ पे रख दिए भाई आपके सामने, वो सारे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक, अब ये क्वेश्चंस जो चलेंगे आगे वाले क्वेश्चंस, ये आपके जो सिलेबस में डिफाइंड है ना भाई, 9 पॉइंट सर्कल, उसके बाद आपका लेमस-स्टेनर थ्योरम, फिर आपकी एक है ये क्या कहते हैं सिम्पसन्स लाइन, फिर सिमिलिट्यूड ऑफ सेंटर्स ऑफ सिमिलिट्यूड जिसको बोला जाता है। ठीक है, फिर आपका एक वो दिया हुआ है टोल्मीज थ्योरम दी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। आपने मतलब हो सकता है आपको कहीं से रिजल्ट आपने पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कैसे होंगे वो यहाँ रखे हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये पार्ट 3 जो है, तो इसको कंप्लीट जरूर देखना भाई। फिर कह रहा हूं मैं आपको, पूरी ज्योमेट्री के चारों पार्ट्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे, पार्ट नंबर 3 से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना आपको। तो 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूं, बस पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ से ना सारी जितनी थ्योरम्स आपकी सिलेबस में डिफाइंड है, वो जितने भी आगे के क्वेश्चन होंगे ना भाई, बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं। एक एक पे क्वेश्चन पे ना ये सारी क्वेश्चन थ्योरम्स में से दो दो एक एक क्वेश्चन उठाया है मैंने, उसको पूरा टाइम देंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा, मतलब 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है 9 पॉइंट सर्कल के ऊपर क्वेश्चन है आपका भाई, 9 पॉइंट सर्कल। तो सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल इज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको करने से पहले आपका मैं एक बार ना आपको पूरा 9 पॉइंट सर्कल ही पढ़ा देता हूं कि पूरा जो 9 पॉइंट सर्कल है वो होता क्या है। ये चीज अगर आप पकड़ लोगे, जब आपने पूरा कंसेप्ट ही पकड़ लिया भाई, फिर क्वेश्चन आपके लिए क्या ही रह जाएगा। तो देखिए अच्छे से ना एक बार 9 पॉइंट सर्कल जो है हम लोग एक बार सीख ही लेते हैं कि क्या होता है, फिर आपके लिए क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी भाई, अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो। अभी आप लोग मल्टीपल सोर्सेज से ढूंढ रहे होंगे, सारी चीजें आपको नहीं हो पा रही होंगी, तो एक बार देख लेते हैं। मैं आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ा देता हूँ, उतना ही पढ़ाऊंगा। देखिए फिर वही बात आ जाएगी कि आप लोग एक टीजीटी के लिए टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको फिलहाल मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहां से आपके क्वेश्चंस आसानी से हल्का क्वेश्चन लगेगा आपको निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो बताने के लिए तो फिर बहुत सारी ढेरों चीजें हैं उसमें, वहां नहीं घुसूंगा मैं उस चीज में, क्योंकि फिर उस पर तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, इतना कंटेंट है मेरे पास, ठीक है। तो अभी ये देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वो चीजें सीख लो बस आप मुझसे। तो देखिए 9 पॉइंट सर्कल बनाते हैं अगर हम लोग, तो सबसे पहले देखिए मैं मान लेता हूं कि एक मेरे पास ट्रायंगल होगा। ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ना वैसा हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, चलो इसको आप कहोगे तो थोड़ा सीधा बना देते हैं इसको। मान लो ऐसा आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझना भाई, बहुत आराम से समझाऊंगा, क्योंकि ये पकड़ लिया आपने तो ये मान लो आप एक क्वेश्चन कर गए आराम से, ठीक है। तो जो 9 पॉइंट सर्कल होता है मेरा, ये लो 9 पॉइंट, तो नाम से ही देखिए मेरे को पता लग रहा है कि मेरे को 9 पॉइंट मिलेंगे इस सर्कल के ऊपर। क्या मिलने वाले हैं मुझे इस सर्कल के ऊपर? 9 पॉइंट मिलेंगे। अब वो 9 पॉइंट को ना मैंने 3-3 पॉइंट में ब्रेक करवा दिया भाई, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट और 3 पॉइंट। अब ये 3-3 पॉइंट होते कौन से हैं वो पकड़ लो आप, ठीक। तो पहले 3 पॉइंट अगर मैं पकड़वाऊं आपसे, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करोगे, ये 3 परपेंडिकुलर, 3 वर्टेक्स से कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आप? कहोगे सर 3 से मैं 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। मान लो आपने पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये लो भाई, ये आपका हो गया एडी, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे तो एक परपेंडिकुलर आपका ये हो गया। अब यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे भाई, एक परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, इसके नाम देना है तो दे लो, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। तो पहले 3 पॉइंट मेरे को मिल गए। तो मेरे को कौन कौन से 3 पॉइंट मिले? आप कहोगे सर मुझे मिला एक तो डी, एक ये एफ, ये हैं क्या? ये 3 सर जो हैं परपेंडिकुलर्स हैं। तो सामने वाले वर्टेक्स से, मान लो सामने वाली साइड पे आपने डाला परपेंडिकुलर, 3 पॉइंट वहां से मिले। अब अगले 3 कहां मिलेंगे? आप कहोगे सर जो इनके मीडियन होंगे ना, साइड्स के जो मीडियन होंगे, 3 मीडियन, ठीक है। अब बीसी साइड का मीडियन मैं मान लेता हूं, देखिए दूसरे कलर से इसको शो करता हूं आपको। मान लो मैंने मान लिया कि इसका मीडियन था यहां पे कहीं, ठीक है, ये मीडियन हो गया आपका। एसी का मीडियन ले लो आप, ये ले लेते हैं अभी, 1 मिनट के लिए अभी रुक जाते हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गई हमारी साइड, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, 3 आपके परपेंडिकुलर, 3 आपके भाई मीडियन। तो अगर 3 मीडियन मैं ड्रॉ करूं तो मैं कहां कहां ड्रॉ कर सकता हूं? आप कहोगे सर एक ये वाला मीडियन हो गया, ठीक है, ये मीडियन 2 पॉइंट, और एक मीडियन मैंने मान लिया कहीं यहां हो गया सर, ये 3 पॉइंट। इनके भी अगर नाम देना है आपको तो दे लो भाई, जी, एच और आई, ठीक है। आपके पास कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट्स हो चुके हैं भाई। फिर आप कहोगे सर बाकी के 3 पॉइंट कहां से आएंगे? तो 3 पॉइंट देखिए भाई, जो आपके एल्टीट्यूड टकराते हैं जहां पे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जहां पे आपके एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर, जिसको बुलाते हैं हम लोग एच से। तो जो ये होंगे 3 पॉइंट, ये होंगे ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स, ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स का मिड पॉइंट। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स के मिड पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट ये होंगे भाई आपके पास, ठीक है। तो आपको एक बार अब खुद को हटाता हूं, देखिए आपको विजिबल हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला है, 3 पॉइंट ये होंगे, तो ये 3 पॉइंट कहां होंगे सर? ये 3 पॉइंट लो भाई मैंने यहां ड्रॉ कर दिए, ए और एच का मिड पॉइंट
यहाँ कहीं होगा, एच और बी का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा सर, और इसका एच का और सी का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा सर। तो इसको ड्रॉ करेंगे जब अब आपको एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल बनेगा देखिए, जो ये सारे के सारे 9 पॉइंट्स में से होकर गुजरेगा। एक सर्कल ऐसा होगा जो इन 9 पॉइंटों में से होकर गुजरेगा, और इसी सर्कल को भाई हम लोग कहते हैं 9 पॉइंट सर्कल। क्या बोलते हैं? 9 पॉइंट सर्कल। तो अब आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अब आप पकड़ गए चीज़ों को। मैंने क्या बोला कि जो 9 पॉइंट सर्कल बनेगा, पहली बात तो वो ट्रायंगल के भाई अंदर बनेगा। दूसरी चीज, क्या सर वो बिल्कुल इन सर्कल जैसा होगा? नहीं भाई, इन सर्कल क्या होता है, साइड साइड को काट के जाता है। ये आपका नीचे, क्योंकि आप खुद देखो कि एक ही पॉइंट पे अगर मैं यहाँ बात कर लूँ, यहाँ देखिए 2 पॉइंट हैं, तो एक सर्कल पे एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट अलाउड होता है। तो अगर यहाँ पे दोनों पॉइंट या तो इकट्ठे होने चाहिए, अलग अलग होंगे तो आपका यहाँ पे अलग से निकलेगा, एक आर्क जो है बाहर जाएगी ही जाएगी। ठीक है। उसके अलावा देखो, एक आपने पकड़ा 3 पॉइंट हैं सर जो परपेंडिकुलर से पास होगा, 3 पॉइंट है जो मीडियन से पास होगा, और बाकी के 3 पॉइंट है, मैंने अलग अलग कलर से दिखा भी दिया आपको, बाकी के 3 पॉइंट है सर जो ऑर्थो सेंटर और सामने वाले वर्टेक्स का मिड पॉइंट होगा। तो 9 पॉइंट तो मुझे मिल गए सर। ये तो हो गया बात आपकी। अब यहाँ पे मेरा सर सेंटर कहाँ पे होगा, तो भाई वो भी देख लो आप। सपोज कर लेते हैं आपका सेंटर यहाँ कहीं होगा, मैंने बोल दिया यहाँ कहीं आपका सेंटर है। इस सेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ठीक है। 9 पॉइंट सर्कल का जो सेंटर होता है, एन से हम उसको डिनोट करते हैं। ये क्या होगा? ये होगा सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल। ठीक है, तो एन से डिनोट करेंगे। तो अब इस एच की और एन की भी कहीं ना कहीं एक दूरी होती है भाई, वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो पहली चीज तो ये होगी जो आपको आनी चाहिए थी। अब इसी के आधार पे क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे इसका। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि सेंटर जो है 9 पॉइंट का, 9 पॉइंट सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होगा? इज अ पॉइंट इन विच अमंग 9 पॉइंट्स, की जो 9 पॉइंट होते हैं उनमें से ये एक पॉइंट है क्या? नहीं सर, 9 पॉइंट से अलग है सेंटर। एन देखिए कहीं अलग है, उन 9 पॉइंट में नहीं आता। वो पॉइंट तो सर उसकी सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे, बीच में तो लाई नहीं करेंगे। अगला देखिए, डज नॉट लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द ऑर्थो सेंटर टू ईच वर्टेक्स। तो ये बात देखिए आप, ये पॉइंट कौन से हैं कि ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स के मिड पॉइंट। ये तो सर कहाँ होंगे? ये तो मेरी सरकमफ्रेंस पे होंगे। अब वो कह रहा है कि सेंटर इन पॉइंट के ऊपर लाई नहीं करेगा, तो ये बात तो सही कह रहा है सर, बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पे सही कह रहा है, तो हमारा आंसर भी यही हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, क्या इस ट्रायंगल का एबीसी का सर्कम सेंटर होगा ये? नहीं सर, सर्कम सेंटर इसका अलग होगा। ठीक है, सर्कम सेंटर इसका अलग होगा। इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड्स, कि ये मिड पॉइंट जो होगी, ये मान लो मिड पॉइंट है, ये मेरा मिड पॉइंट है, तीनों साइड का मिड पॉइंट ये सेंटर जो होगा वो मिड पॉइंट नहीं होगा तीनों साइड का। तो सर ये भी वाली बात तो ये भी सही कह रहा है सर, बिल्कुल। तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है सर, इस हिसाब से अगर हम देखें तो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग जाना था। मेरा जो ऑप्शन होने थे, यहाँ पे मेरे को ये देना चाहिए था कि सर्कम सेंटर जो होगा ये मीडियल ट्रायंगल का होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि सर्कम सेंटर ऑफ मीडियल ट्रायंगल, तो हमारा आंसर सी बन जाएगा भाई। तब हम बी और डी के साथ नहीं जाएंगे, तब हम सी के साथ जाएंगे। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये मीडियल ट्रायंगल क्या हुआ, ये मीडियल ट्रायंगल समझाओ। तो वो समझो भाई कि आपका मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ना मीडियंस है, मान लो एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, और एक मीडियन ये है। तो ये जो मीडियंस को अगर आप जोड़ दो, इन मीडियंस को जोड़ के अगर आप एक ट्रायंगल बना दो ना भाई, तो इसका जो सर्कम सेंटर, ओ से डिनोट करते हैं उसको, उसका जो सर्कम सेंटर होगा और जो 9 पॉइंट सर्कल होगा, मान लो 9 पॉइंट सर्कल कुछ ऐसा आया होगा, ऐसा कोई 9 पॉइंट सर्कल आया होगा, उसका जो सेंटर होगा एन, वो एन और ये ओ इक्वल होते हैं भाई। याद रखना, ये वाला ट्रायंगल कैसा बताया मैंने, इसको मैंने बताया मीडियल ट्रायंगल। तो जो मीडियल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा, मीडियल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, वही हमारा होगा सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल। अगर आपको कभी ऐसा आ जाए तो 9 पॉइंट सर्कल। ठीक है, फिर एक चीज और यहाँ पे लगे याद सीख लो, एक होता है हमारा पीडियल ट्रायंगल, पीडियल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। मान लो ये मेरा परपेंडिकुलर था, एक परपेंडिकुलर इधर था और एक परपेंडिकुलर इधर था। तो जब इन परपेंडिकुलर्स को जोड़ दोगे, मान लो ये परपेंडिकुलर का एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये,
जब इनको आपस में जोड़ दोगे तो जो ट्रायंगल बनता है वो मेरा बनता है पीडल ट्रायंगल। पीडल ट्रायंगल, इसमें क्या बात है सर याद करने वाली, तो जो पीडल ट्रायंगल का इन सेंटर होगा, पीडल ट्रायंगल का इन सेंटर और इस बड़े वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, ये दोनों एक ही जगह लाई करते हैं भाई। हालांकि आपको भी लग रहा होगा कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो गया सर, लेकिन ये वो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए भाई। क्या बताया देखिए शुरू से एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। 9 पॉइंट सर्कल, इसमें कितने सेंटर होंगे, 3 सेंटर होंगे सर। पहले 3 सेंटर नहीं, सॉरी सेंटर नहीं, 9 पॉइंट होंगे सर। 3-3 पॉइंट का पेयर बना लो भाई। पहले 3 पॉइंट कौन से, एल्टीट्यूड सर, जहां पे परपेंडिकुलर खींचा जाएगा। अगले 3 पॉइंट मीडियन सर, उससे अगले ऑर्थो सेंटर और सामने वाले वर्टेक्स के मिड पॉइंट सर। ठीक है, ये तो 9 पॉइंट हो गए। सेंटर कहां होगा, सेंटर अब सर मेरा सर्कल है, उसमें कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो ये सेंटर और ट्रायंगल का सर्कम सेंटर सेम है क्या, नहीं सर, वो अलग अलग है। वो भी एक बार देख लो। वो क्या चीज होती है, एक रिलेशन होता है मेरा, एक रिलेशन होता है। मान लो इस पूरे ट्रायंगल के केस में बता रहा हूं मैं आपको, यहां मेरा सर्कम सेंटर है O और यहां मेरा ऑर्थो सेंटर है H। इनका जो मिड पॉइंट होता है ना, वो मेरा होता है 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर। ठीक है, ये क्या है, ये सर मेरा सर्कम सेंटर है किसका, ट्रायंगल ABC का। सर्कम सेंटर है किसका, ट्रायंगल ABC का। और ये H क्या है, ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर किसका, ट्रायंगल ABC का। और N क्या हो जाएगा, N हो जाएगा सर मेरा सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल। और इनके बीच में एक रिलेशन होती है कि जो ये होता है मिड पॉइंट होता है, ये होता है मिड पॉइंट। ठीक है, ये रिलेशन। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो सर्कम सेंटर ट्रायंगल का होगा, 9 पॉइंट सेंटर का सेंटर होगा, सेम होंगे क्या, नहीं होंगे। वो मिड पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर और इसका सर्कम सेंटर का। फिर क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, ऐसा कौन सा सर्कम सेंटर होगा उस ट्रायंगल में जो 9 पॉइंट सेंटर का सेंटर होगा, आप उसका 9 पॉइंट सेंटर का सेंटर और सर्कम सेंटर सेम करेंगे, आप कहोगे सर वो मीडियल ट्रायंगल होगा। मीडियल ट्रायंगल कैसा, जब मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होगा उसका सर्कम सेंटर होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पीडल ट्रायंगल क्या होता है। पीडल ट्रायंगल होता है आपके अंदर जब परपेंडिकुलर्स जहां जहां कटे हैं उसको जोड़ दो, वो ट्रायंगल बना, वो पीडल ट्रायंगल होगा। उसका इन सेंटर और इस बड़े वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ये बराबर होते हैं भाई। ठीक है, ये आपकी बातें हो गई जो आपको याद रखनी है यहाँ से। फिर 1-2 रिजल्ट्स और देख लो। देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया, अब आपको समझ आएगा कैसे वो रिजल्ट्स हैं। अब एक रिजल्ट ये देख लो कि आपका जो सर्कम रेडियस होगी ना, आपकी सर्कम रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, वो सर्कम रेडियस, ठीक है, 9 पॉइंट जो होगा 2 टाइम्स होती है 9 पॉइंट सेंटर की। मैं क्या कह रहा हूं, सर्कम रेडियस जो होती है, सर्कम रेडियस, या इसको इधर ऐसे कह लो, सर्कम रेडियस का हाफ कर दो तो मेरे को 9 पॉइंट सर्कल की रेडियस आ जाएगी। 9 पॉइंट सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। डायरेक्ट इसको रिजल्ट की तरीके से आप याद रख लो, इसको मैं इसका डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगा आपको, आप डायरेक्ट रिजल्ट की तरीके से याद करो। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल। तो आप कहोगे सर 40 की आधी हो जाएगी, 40/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 20 आ गया सर। तो मेरा 24th का आंसर क्या हो जाएगा, 24th का आंसर मेरा ए हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलेंगे, एक रिजल्ट और रह गया यहाँ से, वो और समझ लेना भाई। देखिए जैसे क्वेश्चन आया, फिर आपको पता लग जाए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, आपको रेडियस निकालनी है सर्कम सर्कल की, मतलब एक तरीके से आपसे सर्कम रेडियस पूछ रहा है भाई, कैपिटल R की वैल्यू पूछ रहा है। ट्रायंगल PQR है, ये लो सर ट्रायंगल PQR हो गया, PQR, इस ट्रायंगल की सर्कम रेडियस पूछ रहा है सर कैपिटल R। ठीक है, अब PN, N क्या होता है, N सर जो मेरा 9 पॉइंट सर्कल होगा ना, मान लो मेरा ये 9 पॉइंट सर्कल है, इसका सेंटर होगा N। अब यहां से PN की वैल्यू, PN की दूरी दे दी, QN की दूरी दे दी और NR की दूरी दे दी, और एक दूरी दे दी ON। O क्या है, ऑर्थो सेंटर, मान लो यहाँ कहीं ऑर्थो सेंटर होगा इस ट्रायंगल का, हम H से दिखाते, यहाँ पे इसने O से दिखा दिया, इस ON की दूरी दे दी भाई आपको, और आपसे कह दिया सर्कम रेडियस निकालो। तो इसके लिए आप डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, जब भी आपका 9 पॉइंट सेंटर होगा उसको सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ो, तो इस PN का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वर्टेक्स से जोड़ो PQ का, सॉरी PQ लिख दिया मैंने, QN होगा, देखिए यहाँ पे PN का स्क्वायर, QN का स्क्वायर प्लस NR का स्क्वायर प्लस ऑर्थो सेंटर से और जोड़ दो उसको ON का स्क्वायर।
ये इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स आर स्क्वायर, और ये आर क्या होता है यहाँ पे, आर यहाँ पे मेरे पास होती है सर्कम रेडियस। क्या होती है, ये होती है सर मेरे पास सर्कम रेडियस भाई। ठीक है, बस ये आपको इतने से रिजल्ट्स याद करने हैं, इससे ज्यादा रिजल्ट याद नहीं कराऊंगा आपको। ठीक है, ये 4 रिजल्ट बहुत अच्छे से याद रख लेना आप। तो इसमें जब आप पुट कर दोगे, पी एन का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, क्यू एन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, एन आर का करोगे तो 36, ओ एन का करोगे 4, ये होता है इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। इनको जोड़ दो भाई, 16 और 25 कितना 41, 41 और 4 45, 45 और 36 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा सर। 81 इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। तो 3 से जब इसको काटोगे तो आपका कितना आ गया 27 आ गया सर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3√3, मेरा इसमें से आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे 3√3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एग्जामिनर इसमें आपको एक तरीके से और क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, वो सर्कम रेडियस ना पूछ के आपसे डायरेक्ट ये चीजें दे के कह देता कि 9 पॉइंट रेडियस निकालो, तो आप क्या करते, आप कहोगे सर मैं इसका हाफ कर देता, तो आंसर मेरा 3/2√3 हो जाता। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी। इसके साथ साथ एक रिजल्ट और याद कर लो आप लोग। यहाँ पे तो आपको पता है कि एन जो है इसका सेंटर है, एन जो है 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर हो गया। अगर वो कह दे कि एन जो है पूरे सर्कल के ऊपर, सर्कमफेरेंस के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट है, तब कैसा होगा, तब आप कहोगे तब सर पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, चीजें यही जुड़ेंगी सारी, इज इक्वल टू में यहाँ पे 4 आर स्क्वायर करोगे भाई उस टाइम पे आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना एन जो होगा एनी पॉइंट होगा, कि कहीं पे भी हो सकता है ये पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे आपका एन क्या होगा, एन आपका सेंटर होगा, एन जो है सेंटर होगा भाई। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 9 पॉइंट सर्कल के सारे कंसेप्ट जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं वो कवर करा दिए मैंने। डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया आपको, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया भाई कि मैं आपको मतलब यहाँ पे ये बोलूँ कि मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कराया मैंने इधर। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी क्वेश्चन है, इफ द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर, सर्कम रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस बताओ 9 पॉइंट सर्कल की। अब आप तुरंत देखते कहोगे सर ये तो आधी हो जाएगी, 5 का आधा करूंगा तो 2.5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलेंगे 27वें क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार कंसेप्ट जान लो। अब कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग सिम्पसन्स लाइन का, अब कंसेप्ट सीखेंगे सिम्पसन्स लाइन। तो सिम्पसन्स लाइन देखिए हमारी क्या होती है, मान लेते हैं कि हमारे पास ना एक सर्कम सर्कल है, एक सर्कम सर्कल था मेरे पास, इस तरीके का कुछ है। ठीक है, तो सर्कम सर्कल था तो मेरा क्या होगा, एक ट्रायंगल रहा होगा सर कोई ना कोई, ये आप कहोगे सर मेरे पास एक ट्रायंगल रहा होगा। ठीक है, तो सिम्पसन्स लाइन क्या होती है कि आप एक चीज मान लो, मैंने आपको बोला आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है भाई ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी आपका अगर ट्रायंगल है, इसमें से एक सर्कम सर्कल के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। मान लो आपने बोला सर मैं यहां लेना चाहता हूं पॉइंट पी, आपने पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट पी से आपने तीनों साइड्स पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस वाली साइड पे करोगे तो आपका यहाँ कहीं परपेंडिकुलर आ गया मान लो, और भाई इस वाली साइड पे जब करोगे तो पीछे प्रोड्यूस कर दो आप, तो आप कहोगे सर मेरा यहाँ कहीं परपेंडिकुलर आ गया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया सर, ये लो। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं, और इनके मैं अगर नाम दे दूँ कि ये मेरा P1 है परपेंडिकुलर 1, ये P2 है और ये P3 है, तो सिम्पसन्स लाइन देखिए कौन सी होती है कि जब सर्कम सर्कल पे कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, इस P को आप उठा के कहीं भी उठा के ले जाना पूरी सर्कमफेरेंस के ऊपर, हर जगह सेम होगा, तो वहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो जो भी ये परपेंडिकुलर वाले पॉइंट्स होंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे ये भाई एक सीधी लाइन में होते हैं, ये कोलिनियर होते हैं मेरे, ये यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए लो, ये कोलिनियर होंगे। तो आपका जो P1 P2 और P3, तो आपके जो परपेंडिकुलर होंगे ना सर्कम सर्कल पे, जो परपेंडिकुलर सर्कम सर्कल वाले, एक मान लो सर्कमफेरेंस से आपने पॉइंट लिया, तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर डाल दिए, तो वो तीनों ही पॉइंट कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे, इसी लाइन को हम लोग सिम्पसन लाइन कहते हैं भाई। बस ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन हमेशा बस स्टेटमेंट बेस्ड ही आएगा, यहाँ से कोई ज़्यादा चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि फिर ज़्यादा डेप्थ में चली जाता है मामला, है ना। अगर इसका प्रूफ में और कुछ रिजल्ट्स में चले जाएं, वो ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा, तो इतना डेप्थ में आपका टीजीटी के एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे क्वेश्चन है कि फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से
फीट ऑफ परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर का फीट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, कि उस साइड पे जब ड्रॉ करोगे वो कोलिनियर होते हैं इफ एंड ओनली इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। अगर पॉइंट, वो तभी कोलिनियर होंगे जब पॉइंट कहां होगा, सर्कम सर्कल के ऊपर कहीं होगा। तो कौन सी थ्योरम हो गई, आपको होगा सर ये सिम्पसन्स थ्योरम होगी। सेवास थ्योरम बता दी, मेनलाउस थ्योरम आपको करा चुका हूं, लेमा स्टेनर थ्योरम अभी आपको आने में वाले टाइम में करा दूंगा, ठीक है। ये आपकी हो गई सिम्पसन्स थ्योरम, ठीक है। आगे देखिए, दो चीजें होगी आपकी, 9 पॉइंट सर्कल भी होगा, वो भी होगा। अब देख लेते हैं हम लोग सेंटर्स ऑफ सिमिलिट्यूड, कि सेंटर्स ऑफ सिमिलिट्यूड का भी आपको कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है। आपके एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम कह रहा हूँ, आपके सिलेबस में डिफाइंड है सेंटर्स ऑफ सिमिलिट्यूड। तो सेंटर्स ऑफ सिमिलिट्यूड क्या होते हैं सर, ये समझा दो। देखो ये कुछ नहीं है भाई, जिसको कंसेप्ट अगर आता है अच्छे से वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर पाएगा, जिसको नहीं आता वो यहाँ पे फंस सकता है। तो आप एक चीज़ बताओ, मान लो एक सर्कल बना देता हूँ मैं, इस सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर C1 है, एक सर्कल ये है, इस सर्कल का एक सेंटर है C2, दो सेंटर हो गए C1 C2। अब इन सेंटर्स को जब आप लोग जोड़ दो, मान लो इन सेंटर्स को अगर जोड़ोगे तो इनको जोड़ते हुए एक यहाँ पे मैं ये कह दूं एक सेंटर बना दूं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। मान लिया मैंने, इसका सेंटर था मेरा H1 K1 और इसका सेंटर है मेरा H2 K2, ठीक है। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको भाई। तो जो ये पॉइंट होगा ना, इसको मैं कहता हूं सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। ये किस रेशो में, ये कहीं ना कहीं आपका कोऑर्डिनेट है, बस ये आपको कहना चाह रहा है। मान लो ये पॉइंट है P, तो ये R1 रेशो R2 में तोड़ेगा भाई इसको। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, बस टर्म्स का ही खेल है। अगर जिसको कंसेप्ट पता है वो तुरंत लगाए, वो तो कहेगा सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सर, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्योंकि मेरे को तो पता लग गया कि मान लो कि यहाँ पे आग C1 कर दो, यहाँ पे C2 कर दो, ये है H1 K1, ये है H2 K2। आपको एक पॉइंट बताना है P, और ये आप जानते हो R1 रेशो R2 में है। क्या आप ये पॉइंट नहीं बता सकते क्या? मान लो एक्स वाई है, क्या ये पॉइंट नहीं आता क्या आपको बताना? आप कहोगे सर मैं तो सेक्शन फॉर्मूला तुरंत लगा दूंगा इसमें कि मेरा x जो होगा वो मेरा R1 इधर भेज दूंगा, R2 को इधर ले आऊंगा, तो R1 H2 प्लस R2 H1 अपॉन R1 प्लस R2। और y कैसे आ जाएगा? y आ जाएगा सर R1 K2 प्लस R2 K1 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा सर, इतना सही करना था, बिल्कुल इतना सही करना था भाई आपको। सिर्फ आपको पकड़ना था कि सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड है क्या। तो आपको क्वेश्चन में से बस ये उठाना है, ये जो सेंटर जहां पे भी लाई करेगा ना, सेंटर जहां पे भी लाई करेगा वो पहली और दूसरी रेडियस की रेशियो में लाई करेगा भाई, ठीक है। मान लो आपका दोनों सर्कल चिपके होते आपस में, एक जगह होते तो भी R1 रेशो R2 होता, दोनों दूर दूर है तो भी R1 रेशो R2। अब सर जैसे मेरा इंटरनल सेक्शन होता था, सेक्शन फॉर्मूला लगाता था तो इंटरनली होता था, एक्सटर्नली होता था। यहां भी हो सकता है क्या? यहां भी हो जाएगा भाई। इस पॉइंट को उठा के आप बाहर ले जाओ, तो वहां पे कितना सा काम करना था आपको। वहां जैसे m रेशो n थी तो m रेशो माइनस n कर लेते थे हम लोग, m प्लस n की जगह m माइनस n हो जाता था, ठीक है। तो यहां पकड़िए, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है आपको इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, ये कंसेप्ट है आपका भाई, इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड बताना है दो सर्कल्स का। तो यहां से अब ये मैं उम्मीद करता हूं आपको, देखिए सर्कल की इक्वेशन आती होगी, नहीं आती तो वो भी देख लो भाई, कंसेप्ट के तौर पे वो भी लिख लो कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका सेंटर क्या हो जाता है? आपका सेंटर होता है एच के, और आपकी रेडियस क्या होती है? आपकी रेडियस होती है आर, ठीक है। अब हो सकता है इक्वेशन ऐसे ना आए, एक इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसी भी होती है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कहोगे? सेंटर क्या होता है आपका? सेंटर आप तुरंत बता दोगे सर मेरा होता है माइनस जी माइनस एफ। क्यों? इसका साइन उल्टा करते हैं सर और हाफ से डिवाइड करा देता हूँ। और फिर आपको अगर रेडियस कैसे निकलेगी सर, वहाँ तो आर होता था, मैं रेडियस कैसे निकालूं सर? तो रेडियस के लिए देखिए आप तुरंत कह दोगे अंडर रूट में सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी। प्लस होता है माइनस होता है? आप कहोगे सर यहाँ माइनस आता है। तो ये छोटी सी चीज़ है, ये तो मैं उम्मीद कर रहा था आपको आती होंगी भाई।
नहीं आती तो देखिए मैंने फिर भी आपको कंसेप्ट बता दिया। ऐसा ना हो कि मैं बताऊं नहीं और आप उस चीज़ को करो नहीं, आप ये सोच के चले अरे सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड तो आ गया और वहाँ पे आपको सेंटर ही निकालना ना आ रहा हो, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड बताना है मुझे, तो इंक चेंज कर लेते हैं इधर, है ना। यहाँ से आप सेंटर बता सकते हो क्या सर, इस सर्कल का सेंटर, पहले सर्कल का सेंटर देखिए, पहला सर्कल है सर, सेंटर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 3 और 2, रेडियस कितनी आएगी 3 आएगी सर। फिर दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल में सर रेडियस पॉइंट मुझे दिख रहा है सेंटर है -5 -6, रेडियस कितनी, रेडियस सर 3। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट होगा सर और वो 3:3 मतलब कि 1:1 में तोड़ रहा है सर। जब 1:1 में तोड़ रहा है मेरे भाई तो ये तो मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट होगा तो -5 और 3 का मिड पॉइंट नहीं आता निकालना, बिल्कुल आता है सर। -5 और 3 -2/2 कितना आ जाएगा -1, -6 और 2 -4 उसका आधा -2, तो -1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। -1 -2 जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है मेरे पास। ठीक, आगे देखिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और ले आया मैं आपका दूसरी फॉर्मेशन में बना के, वो भी सीख लो आप भाई। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल सेंटर पूछ लिया यहाँ पे। अब सिमिलिट्यूड का एक्सटर्नल सेंटर तो मतलब मुझे सर m/n में m+n की जगह m-n करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई। तो यहाँ देखो सेंटर निकाल लोगे, आप कहोगे सर 2g की जगह मेरे को दिया हुआ है -2, तो g कितना हो गया -1। सर 2f की जगह मुझे दिया हुआ है -6, ये तो वो है जो बच्चे करेंगे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, -3। मैं डायरेक्ट देख के ऐसे कैसे बताएं सर, फिर डायरेक्ट कैसे देखें, तो आप कहोगे सर डायरेक्ट मैं ऐसे देखूंगा कि मेरे को क्या करना है, ये तो g और f आए, सेंटर क्या हो गया, सेंटर आप लिखोगे तो सर 1 और 3। डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं सर, आप सिर्फ x का कोऑर्डिनेट पकड़ लो भाई, x का कोऑर्डिनेट -2 तो इसका आधा कर लो, -1 साइन बदल दो 1, y का कोऑर्डिनेट -6 उसका आधा कर दो -3 उसका साइन बदल दो भाई, 3 हो गया, 1 और 3 आ गया। अब सर रेडियस, रेडियस निकाल लो भाई, रेडियस कैसे आएगी, अंडर रूट में इसका स्क्वायर, g का स्क्वायर करते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस c लिखते हैं सर साथ में, c लिखोगे तो 9, c कितना है 9 -9, तो 9 से 9 कट गया, तो रेडियस कितनी आ गई 1। ये तो होगी सर फर्स्ट सर्कल की बात। अब बात करेंगे सेकंड सर्कल पे, ये मेरे को नॉर्मल इक्वेशन दिख रही है सर, तो सेंटर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर सेंटर हो जाएगा 0 0, और रेडियस, रेडियस तो सर 4 है तो मतलब 2 का स्क्वायर है, रेडियस होगी 2। तो यहां से निकालोगे कैसे, आप कहोगे सर एक तो मेरा 1,3 है, दूसरा पॉइंट सर मेरा 0,0 है, रेडियस 1 और इधर रेडियस 2, तो मेरा जो पॉइंट होगा 1:-2 में लेना पड़ेगा सर मुझे। ऐसा कुछ कहोगे आप, ऐसा ही कहोगे ना, बिल्कुल सर ऐसा ही कह देंगे। तो इसमें जब जाओगे तो आप क्या कहोगे सर 0 तो इधर 0 बन जाएगा, -2 उधर जाएगा तो -2 अपॉन -1, तो यहां से तो सर मेरे को 2 दिख गया, यहां से तो मुझे 2 दिखा सर, ऐसा कहोगे आप। आगे देखिए y के लिए जाओगे तो ये 0 ये -6, -6 को -1 से करोगे तो सर 6 दिख गया, तो आंसर कितना आया 2,6 आ गया सर। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी। तो ये है आपका सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड का कंसेप्ट भाई। तो एक बार फिर सुन लो, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड कुछ भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड बस इतनी सी चीज है। अगर ये सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, ऐसा नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी बता दी है, झूठा वादा नहीं करूंगा आपसे, ये सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें हैं बस। तो सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड में 2 सेंटर होंगे, 2 सर्कल होंगे, तो 2 सर्कल के सेंटर हमेशा 2 सर्कल में निकलेगा, उनके 2 सेंटर होंगे, ये रहे भाई सेंटर, ठीक है, इनमें बीच में कहीं लाई करेगा तो उसकी रेशो, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेकिन सर किस रेशो में, दोनों की रेडियस की रेशो, R1:R2 हमेशा वही लगेगा। एक्सटर्नल पूछ ले तो बस माइनस लगा देना एक, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग लेमस-स्टेनर थ्योरम की। पहले लेमस-स्टेनर थ्योरम देख लेते हैं क्या होती है, यहां से सिखा देता हूं आपको। लेमस-स्टेनर थ्योरम देखिए आपकी क्या होती है, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें मुझसे कह दिया कि इसके एंगल बाइसेक्टर, मान लो इस एंगल बाइसेक्टर गया BD और एक एंगल बाइसेक्टर गया CE, ये गया। तो अगर आपको कभी भी ये बोल दे कि एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ सेम है, मतलब ये BD बराबर में CE है, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ अगर सेम होगी तो लेमस-स्टेनर थ्योरम कहती है कि वो एंगल भी बराबर होंगे भाई,
एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, और एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे तो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? आप कहोगे सर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाली साइड भी बराबर, सामने वाले एंगल बराबर तो दोनों साइडें बराबर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, एनी ट्रायंगल दैट हैज टू इक्वल एंगल बाइसेक्टर्स, दो इक्वल एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस होंगे। इक्वल एंगल बाइसेक्टर तो माइंड में आ जाने चाहिए, मतलब दोनों एंगल इक्वल, दोनों एंगल इक्वल मतलब दोनों साइड्स बराबर, दोनों साइड्स बराबर मतलब आइसोसेलेस एंगल। तो मतलब कौन सी थ्योरम? लेमा-स्टेनर थ्योरम हो जाएगी सर मेरी। ठीक है, आगे चलिए भाई, इतनी सी थ्योरम थी भाई आपकी ये वाली। ठीक है, आगे देखिए, अब आपकी देखिए लेमा-स्टेनर होगी। एक यहाँ पे ना आपको टोल्मीज थ्योरम और सिखा देता हूं मैं, टोल्मीज थ्योरम और कर लेते हैं भाई। तो टोल्मीज थ्योरम मुझे क्या कहती है? टोल्मीज थ्योरम देखिए ये चीज ये कहती है कि मान लो आपका एक सर्कल है, एक सर्कल है भाई, इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये लो ए बी सी डी। तो टोल्मीज थ्योरम ये कहती है कि इसके जो डायगोनल्स है ना ए सी और बी डी, कि इनके डायगोनल्स का प्रोडक्ट ए सी इंटू बी डी वो इक्वल होता है आमने सामने वाली साइड्स। तो मतलब कि ए बी इंटू सी डी, या फिर कह दो इक्वल होता है बी सी इंटू ए डी। तो आपको याद कैसे रखना है भाई? टोल्मीज थ्योरम हमेशा ऐसे याद रखिए भाई कि एक सर्कल होगा, उसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट बराबर में होगा आमने सामने वाली साइड। तो सर ये आमने सामने वाली साइड कैसे याद रखी जाए, इसका कुछ बता दो। तो इसके लिए देखिए, मान लो कि आपके पास ये डायगोनल्स हो गए, ये आपके डायगोनल है, तो आप ये पकड़ लो आमने सामने वाली साइड। ये डायगोनल निकले कहां से? या तो ये यहां से निकले या ये ना यहां से निकले, तो हो तो कि ये साइड का प्रोडक्ट आमने सामने, या फिर ये यहां से निकले सर, या ये यहां से निकले, तो इनका प्रोडक्ट। अब आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा भाई। ठीक है, तो या तो नीचे से निकले या ऊपर से निकले भाई। ठीक है, तो ये चीज है आपकी टोल्मीज थ्योरम के ऊपर। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं भाई। यहाँ पे आपकी सारी थ्योरम्स खत्म होती हैं। अब आने वाले जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, वो सर्कल्स के ऊपर है हमारे भाई। ठीक, फिर जो अगली लास्ट वाला पार्ट आएगा उसमें हम रेक्टेंगल्स और उन सब की बात कर लेंगे, तो भी जल्दी जल्दी करेंगे। सर्कल्स के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, तो जल्दी जल्दी करा देता हूँ आपके ये। तो 31 क्वेश्चन देखिए, 31st क्वेश्चन क्या है? ए बी जो है ना एक कोर्ड है मेरी, ए बी क्या है? ए बी मेरे पास भाई कोर्ड है। ये लो भाई बना लेते हैं इसको ना, ये एक सर्कल है। कोर्ड क्या होती है आपकी? मान लो 2 पॉइंट्स को जोड़ दो कहीं पे भी, वही कोर्ड होती है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ छोटा सा, बच्चों से पूछा जाता है वैसे, कि लॉन्गेस्ट कोर्ड क्या होती है? सर्कल के अंदर लॉन्गेस्ट कोर्ड क्या होती है? आपको वैसे डायमीटर होती है। ठीक है, तो ये देखिए, मान लो एक कोर्ड है ए बी, ये लो भाई ए और बी। अब एक सर्कल है जिसकी लेंथ है 10, कोर्ड की लेंथ होगी 10। अब डायामीटर सर्कल का 20 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपको? सर रेडियस 10 हो जाएगी। तो ये भी 10, ये भी 10। कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एंगल कैसा होगा? 60 डिग्री हो जाएगा सर। तो 31st का डी करेक्ट हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, अब आने वाले क्वेश्चन बहुत फास्ट करेंगे, थोड़े से 19 क्वेश्चन हो रहे हैं अपने पास, क्योंकि सारे सर्कल्स के ऊपर है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, आप जल्दी कर लोगे। ठीक है, होशियार बच्चे हो यार आप लोग, ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये है मेरा सेंटर O, एंगल POQ ये 54 डिग्री दिया हुआ भाई मुझे, ये दिया हुआ 54 डिग्री। व्हाट इज द मेजर इन डिग्री ऑफ PRQ? तो ये मुझसे पूछा हुआ PRQ कितना होगा। ठीक, अब इसको कैसे करें सर? तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। मान लो मैंने बोला ये PQ मेरे पास एक कोर्ड थी, अब ये PQ मान लो यहाँ पे कहीं पे एक एंगल डाल रही होगी। तो ये एक थ्योरम होती है हमारी कोर्ड वाली, कि कोई भी एक कोर्ड होती है वो एंगल वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो एंगल डालेगी, मान लो थीटा डालेगी, सर्कल के सरकमफेरेंस पे थीटा डाला तो सेंटर पे भाई डबल डालेगी। सेंटर पे 54 डाला इसने, 2 थीटा डाला है। तो देखिए एक थ्योरम समझ लो, मान लो ये कोर्ड थी, यहाँ पे इसने अगर थीटा डाला तो इसके सेंटर पे 2 थीटा डालेगी भाई। तो अब याद करो, सरकम सर्कल से क्या आता है? ऊपर थीटा, तो ये 2 टाइम्स है, वो यहीं से आता है। ठीक है, तो ये 54 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 27 डिग्री हो गया सर। अब अगली चीज याद कर लो कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अगर कोई भी, तो उसमें आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा भाई, इन दोनों का सम 180 होगा। तो एक चीज बताओ, मान लो एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया 2, तीसरा ये हो गया सर,
और चौथा ये हो गया। तो आमने सामने कौन से 27 है और ये थीटा मान लिया, ये थीटा। तो थीटा और 27 का सम कितना होगा, आपको सर 180 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा रह कितना जाएगा, आपको सर 153 डिग्री आ गया मेरा। तो 32 का क्या हो जाएगा, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि ओ जो है मैं सेंटर मान लिया, ओ को फिगर में इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ये सेंटर है, ये सेंटर है और क्यू ओ आर 50 है, तो ये वाली 50 डिग्री है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू ये पूछा हुआ है भाई मुझसे, ठीक। तो एक चीज बताओ, ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है, और दो रेडियस जब हो गई मेरे पास, तो रेडियस रेडियस इस ट्रायंगल के अंदर ओ क्यू और आर के अंदर दो साइड्स बराबर, तो ये आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे भाई, बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो इन ये दो बचे कितने, ये 50 है तो 130 बचे, 130 है तो मतलब सर ये इंडिविजुअली 65 होंगे सर, ठीक है। अब ये तो 65 हो गया, ये पूरा देखो 90 होता है भाई। 90 कैसे होता है, ये भी एक थ्योरम है भाई। देखिए कि जो आपका डायमीटर होता है, वो डायमीटर सेमी सर्कल में कहीं पे भी अगर कोई लाइन एंगल बनाएगा तो 90 डिग्री का बनाएगा। तो 90 ये है, 65 ये है, 90 ये 65, तो ये कितनी बचेगी, आप कहोगे सर ये मेरे पास 25 डिग्री बच जाएगा। तो 33 का क्या आंसर आ जाएगा, 33 का मेरा बी आंसर करेक्ट हो गया भाई यहाँ पे, ठीक। आगे चलते हैं 34 के ऊपर। ये देखिए कह रहा है मुझे कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ मेरा सेंटर है, ठीक है भाई। एंगल पी आर क्यू 64, ये 64 दिया हुआ है, ठीक है सर। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू पूछा हुआ है, तो ये 64 है। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे सेंटर पे कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 128 डिग्री हो गया। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो आमने सामने वाले दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 128 ये दोनों इक्वल, तो मतलब 2 थीटा, एक को थीटा मान लिया तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 180 में से 128 हटाओगे तो कितना बचेगा, आपको सर 52 डिग्री बचेगा। थीटा कितना हो जाएगा, 26 डिग्री मेरा करेक्ट आंसर हो गया सर। तो आपका 34 का ए हो जाएगा भाई। आगे देखिए, आगे वाले में क्या बात कर रहा है, एक सर्कल है जिसमें है सेंटर ओ, ये सेंटर हो गया ओ, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपको बाहर से, मान लो ए पॉइंट से टेंजेंट है ये बी, इंटरसेक्ट कर देता है इसको पी क्यू पे, मान लो डायमीटर है पी क्यू, तो ए से टेंजेंट लिया और पी क्यू डायमीटर को प्रोसीड किया, ये मिल जाता है इधर बी पॉइंट पे आके, एंगल बी ए क्यू, ये पूरा 105 डिग्री दे दिया भाई आपको, 105 डिग्री दे दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू आपसे ये वाला पूछ रखा है भाई, तो बता सकते हैं क्या इसको, आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताओगे भाई, पहली चीज तो आप ये कहोगे, क्या कहोगे, पहला तो आप देखिए ये कह सकते हो कि सर जो ये अंदर वाला ये डायमीटर इधर डाल रहा होगा तो ये तो 90 होगा, ये तो 90 होगा। या फिर आप कहोगे सर अगर मैं इसको सेंटर से जोड़ दूं, इसको मैं यहाँ सेंटर से जोड़ दूं तो सर मेरा ये वाला 90 होगा। क्यों, क्योंकि भाई देखिए आपका जब भी टेंजेंट अगर काटता है ना एक पॉइंट पे, टेंजेंट से ये काटते हो आप सर्कल के सेंटर तक का, तो 90 डिग्री होता है। तो अगर इधर 90 था, पूरा 105 है, तो ये कितना, आप कहोगे सर ये मेरा 15 डिग्री बच गया। ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये 15, तो इधर वाला भी सर 15 आ गया, तो 15 15 30 हो गया। या फिर ऐसे कर लो, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ ए पी क्यू में, तो ये तो 90 है और ये 15 है, तो एंगल ए पी क्यू कितना बच जाएगा सर, ये 180 में से 105 हटा दूंगा मैं, 75 डिग्री मेरा करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर मेरे पास। तो ऐसे एंगल्स में ऐसे ही पकड़ो भाई, जहां पे आपको मैं ये कहता हूं, सर्कल्स ऐसा चैप्टर है ना जहां उसने एग्जामिनर ने आपको डायग्राम बना के दे दिया, तो आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, फिर आपको कोई समय नहीं लगना। असल समय जब सर्कल में लगता है वो सिर्फ उतना ही समय लगता है जब आपको, जैसे अब ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको डायग्राम बनाने पे वो मजबूर कर देना कि खुद डायग्राम बनाओ भाई, तब कई बार ना चीजें आप उल्टी अगर डायग्राम बना देते हो, आपका जो एंगल है वो माइनस में आने लग जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कैसे आ रहा है ये, ठीक है। तो जहां पे डायग्राम दिखेगा वो तो बहुत इजी क्वेश्चंस मानता हूं उनको तो मैं। देखिए आगे पकड़ते हैं, अब एक सर्कल है विद सेंटर ओ, बना लो, ये लो सर सर्कल हो गया, सेंटर कितना ओ सेंटर हो गया सर इसके अंदर, एक आर्क है ए बी सी, ये लो भाई एक आर्क है ए बी सी, मान लो मैं इसको ए मान लूँ, यहाँ बी मान लिया, यहाँ सी मान लिया, आपकी आर्क हो गई ए बी सी, ठीक है। ए बी सी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 132 डिग्री, या फिर आप यहाँ मान लो बी को, आप ऊपर भी क्यों मान रहे हो, आप कहोगे सर ऊपर क्यों माना, मैंने यहाँ नीचे मान लिया भाई, लो 132 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है सेंटर के ऊपर, ये और ये,
तो देखिए ऊपर माना क्यों था, आप अभी पहचान लोगे कि 132 डिग्री सर ऊपर एक्स्ट्रा बनेगा ना, या फिर मान लो इधर ही मान लो आप लोग 132, ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव आया तो मैं आपको दिखा भी दूंगा नेगेटिव कैसा होता है। 132 डिग्री आपका एंगल होगा, ठीक है, सेंटर के ऊपर। अब कोड ए बी, ये वाली कोड है, देखो कोड ए बी, ये कोड जो ए बी है प्रोड्यूस कर दी पॉइंट पी तक, पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दो भाई इसको, ये लो सर कर दी, पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दी। अब एंगल सी बी पी, मुझसे क्या पूछ रहा है, ये एंगल सी बी पी, ये वाला एंगल पूछ रहा है सर, ये वाला, ये कितना होगा ये बता दो। तो आप एक चीज बताओ, ये 132 है तो आप ये वाला बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसे बताओगे? आप कहोगे सर अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, 132 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना होगा, आप कहोगे सर इसका आधा होगा, 132 का आधा कितना हुआ, आप कहोगे सर 66 डिग्री होगा, 66 डिग्री होगा मेरा सर 132 का आधा। तो अब ए बी सी, इसको मैं अगर डी मान लूं तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया सर। तो बी और डी का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 होना चाहिए तो ये वाला एंगल होगा कितना सर, 180 में से 66 हट जाएगा, और ये पूरी लाइन पे लीनियर पेयर देखो तो उस हिसाब से पूरा 180 बनना चाहिए। तो कितना हो गया, 66 डिग्री तो हो गया आपका। तो इसका आंसर मेरा सी आ जाएगा 36 का, ठीक है। आगे चलेंगे 37th क्वेश्चन पे। 37th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 37th में मेरे पास है, टू अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, एक सर्कल है, ये लो सर्कल बना लिया सर, इसका सेंटर है ओ, दो टेंजेंट है ए पी और ए क्यू, ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ए, मान लो ए से बनाए थे तो ये पॉइंट ए है, तो आपने दो टेंजेंट बना दिए ए से ए पी और ए क्यू, ठीक है। इफ द एंगल पी ए क्यू ये पूरा 80 डिग्री है, पूछ रहा है एंगल पी ओ क्यू, ये वाला और ये पी ओ क्यू, आपसे ये वाले एंगल की डिमांड कर रहा है भाई, एंगल पी ओ क्यू की डिमांड कर रहा है बस वो आपसे। तो हालांकि मैं आपको बता सकता हूं इसमें डायरेक्ट देख के ही मेरे दिमाग में आ जाएगा कि 100 डिग्री आंसर होगा। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे केस में जब एक पॉइंट से आते हैं ना, ये मेरे को थ्योरम भी याद है क्योंकि 10th क्लास में हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं भाई ये वाली, कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आ जाए तो ये बीच वाला जो एंगल होता है ना और सेंटर वाला जो एंगल होगा, ये दोनों टेंजेंट जो पॉइंट सेंटर पे बनाएंगे ये दोनों एंगल मिलकर 180 बनाएंगे, ठीक। होता कैसे वो देख लो भाई, कंसेप्ट भी पकड़ लो ताकि आप ये ना कहो कल को कि सर आपने अच्छे से पढ़ाया नहीं था। तो मान लो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये ओ मान लिया, तो ये जो ट्रायंगल है ना ओ, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सर, ठीक। तो ये एंगल ट्रायंगल जो ये एंगल बराबर होते हैं भाई, ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो ओ पी ए और ओ क्यू ए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा एक देखिए थ्योरम और आ जाती है कि पी ए की लंबाई और पी बी की लंबाई बराबर होती है। वो क्यों आती है? वो सिमिलरिटी से आती है वो चीज भी, कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक। तो ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना बचा आपको, इसे 50 डिग्री। ऐसे ही इधर ये कितना बचा सर, 50 डिग्री, तो दोनों मिलके क्या होंगे, 100 डिग्री हो जाएंगे सर, ठीक है। इजी था सर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन भाई केवीएस में पूछा गया था आपसे। ये मान लो ये पी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है मुझे, मैं बना देता हूँ। ये पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल P इज 4 टाइम्स एंगल R। तो मान लो मैंने एंगल R को 1 ले लिया, तो एंगल P कितना हो गया, 4 होगा सर। और आमने सामने का जोड़ होता कितना है, आमने सामने का जोड़ यहाँ तो सर 5 यूनिट हुआ, 5 यूनिट, और होता कितना है सर, 180 डिग्री होता है। 180 होता है तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी आपको सर, 36 डिग्री होगी। तो यहाँ से मेरा फाइंड हो गया एंगल R, ठीक है। अगला क्या, एंगल S इज 3 टाइम्स एंगल Q। एंगल Q अगर 1 है तो एंगल S 3 हो गया। तो अब यहाँ ओरली बता रहा हूँ भाई आपको, 3 और 1 4 यूनिट, 4 यूनिट कितने के बराबर, 180 के बराबर। एक यूनिट कितनी हो जाएगी आपको सर, एक यूनिट हो जाएगी 45 डिग्री। तो पूछा मतलब ये एंगल Q आ गया। आपसे पूछा क्या है, एवरेज बता दो Q और R का, तो R 36 Q 45, दोनों का सम कितना होगा, 4 3 7 70, 6 और 5 11, 81 हो गया सर। 81 का एवरेज मतलब 81/2, तो 40.5 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे अगर आपने डायग्राम बनाया तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे कई लोग पता है कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे पता नहीं आर को क्या मानने लग जाएंगे, थीटा 4 थीटा, फिर ऐसे घूमते। तो आप सीधा करो ना यार, आर को 1 मानो, उसको 4 मानो, 4 और 1 5, 5 दिखते आपके माइंड में। इतनी तो टेबल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना भाई, कि 36 पंजे 180 होता है, 36 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 180 से 4 यूनिट पे आना है आपको, 1 पे आना, तो कैसे करो, 180 का आधा 90, 90 का आधा कर दो 45। मान लो आपका यहाँ पे 8 होता तो 45 का और आधा कर लेते आप यहाँ पे, ठीक है। आगे चलिए
क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये लो सर बना देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने जैसे ही ड्रॉ किया, ये है A, B, C और D। अब ये क्या कह रहा है, डायगोनल BD एंड AC, ये लो डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई आपके यहाँ पे एट E, ये E हो गया। एंगल BEC ये वाला एंगल है सर 128 डिग्री। एंगल ECD ये वाला एंगल है सर 25 डिग्री। पहली बात ये होगी, ठीक है सर, बिल्कुल होगी। अब देखिए व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAC, ये वाला मुझसे पूछ रहा है सर, ये वाला। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है ना आपको कि अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये बाहर वाला 1+2 होता है। अब एक चीज देखो, एंगल CDE, ट्रायंगल CDE में देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 25 और ये वाला एंगल मिलके 125 बने होंगे, तो ये वाला कितना हो गया होगा, आपको सर ये 100 डिग्री रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक थ्योरम होती है हमारी कि एक कोर्ड से आपने मान लो यहां एंगल बनाया, थीटा बना, इसी कोर्ड से यहां एंगल बनाओ, वो भी थीटा होगा, इसी कोर्ड से यहां एंगल बनाओ, वो भी थीटा होगा। तो एक सेम कोर्ड से किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाते चले जाओ, हमेशा सेम एंगल बनेगा। तो ये जो BC कोर्ड है, इससे मान लो यहाँ एंगल 100 बना था, इस BC कोर्ड से यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे भी सर 100 ही बनेगा। तो लो भाई, सॉरी यहाँ पे 128 दिया हुआ, देखिए 128 है तो 103 हो गया, तो यहाँ पे भी 103 ही बनेगा भाई। तो 103 देखते ही आप आंसर मार्क कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, 39 का C ऑप्शन। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि PA और PB टेंजेंट है एक सर्कल पे। ये लो भाई बना लेते हैं, ये एक सर्कल हो गया, यहाँ से टेंजेंट चले गए, एक पॉइंट था PA टेंजेंट हो गया, एक PB टेंजेंट हो गया, सेंटर है O। अब देखिए A और B जो है पॉइंट हो गए। C इज अ पॉइंट ऑन आर्क B, C एक पॉइंट है आर्क AB पे, AB आर्क पे। ये लो सर मैंने C एक पॉइंट मान लिया। ACB इज 71 डिग्री, ये लो ये 71 है सर, ये 71 डिग्री आ गया, 71 डिग्री इधर माना मैंने इस तरफ, तो 71 डिग्री आ गया। अब APB ये कितना होगा, देखिए ये भी एक थ्योरम होती है भाई आपकी। अगर आपको डायरेक्ट थ्योरम पता होगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 71 प्लस में 2 टाइम्स, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, 2 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए था आपका, ये आना चाहिए था आपका। ये थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी, पहले तो यही बता दो, या फिर मैं आपको दूसरी तरीके से इसको समझाता हूँ। देखो फिर थ्योरम भी बताता हूँ आपको। मान लो आपका ये AB होता, यहां से AB से ये सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, AB से सेंटर पे एंगल, मान लो AB को मैं एक कोण मान रहा हूं, तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, आपको सर इसका डबल बनता है, 71 का डबल बनेगा कितना, 142 डिग्री बनेगा सर, यही तो आप कहोगे। और ये अभी मैंने आपको बताया था कि ये और ये मिलके कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे सर। तो थीटा कितना हो जाएगा, 8 इधर और 30 उधर आ जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा सर मेरे पास। पहली चीज तो यही आ गई आपकी क्लियर। अब सर ये 71 वाली जो आपने चीज बताई, ये 2 थीटा वाली, ये कौन सी थ्योरम बता रहे हो, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ भाई, दूसरे तरीके से बताऊंगा इसको। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इस चीज को, मान लो ये हम तब कर देते जब ये पॉइंट हमारे पास इधर कहीं होता, तो इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको फिर। ठीक है, अभी आप ऐसे ही सीख लो इसको। तो 40 का हमारा A हो गया भाई। आगे चलिए 41 देखते हैं। 41 फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आ गया सर। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ABCD क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है और C पे एक टेंजेंट है भाई। तो क्वाड्रिलेटरल आप कुछ इस तरीके से बना लो यार, क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि टेंजेंट्स हमारे इंटरसेक्ट कर पाए। मैंने मान लिया C मेरा यहाँ था, A मेरा यहाँ था, तो A से ये गया B, C और ये आ गया मेरा D। ठीक है, तो C से गया और A से गया, ये टेंजेंट है जो इंटरसेक्ट करते हैं P के ऊपर। एंगल ABC ये मेरा कितना, 98 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APC ये बताना है भाई आपको। ठीक है, बता दोगे क्या, बता देंगे। ये 98 है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सामने वाला कितना हो जाएगा, आपको क्या सर, सामने वाले का सम होता है 180 दोनों का, तो ये मेरे पास सर 82 डिग्री आ गया, 82 डिग्री आ गया। अब मैं कहूँगा ठीक है ये 82 है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा,
आप कहोगे सर सेंटर के ऊपर बनाएगा इसका डबल, तो 164 बनाएगा सर। तो 164 और ये अल्फा मिलके कितना बनाते हैं, 180 बनाते हैं सर। 164 में क्या जोड़ो कि ये मिले, तो आप कहोगे सर 16 डिग्री जोड़ दूंगा, तो 41 का कितना आ गया, 41 का सी आ जाएगा आपका करेक्ट। आगे चलिए 42 के ऊपर। 42 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एंगल सी ए बी जो है 2x, ये 2x है सर, ये 3x है। मैं कह रहा हूं भाई इसको फिर वैसे ही कर लो। आपने क्या करना है, यहाँ पे आप मान लो सेंटर पे कितना बनाएगा सर, 6x बनाएगा, उसका डबल बनाता है कोड का। अब ये 6x और 2x मिलके 180 बनाएंगे, तो 8x की वैल्यू अगर 180 है और 2x की मुझसे पूछ रहा है, x की पूछ रहा है सॉरी, x की मुझसे उसने पूछी है, तो मैं क्या कहूँगा, x की कितनी हो जाएगी, 180 को 8 से हटा दो, तो 8 दूनी 16, 2 जीरो बचेगा, 8 दूनी 16, 4 0.5 आ जाएगा, तो 22.5 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा भाई। कितना हो गया, 22.5 डिग्री सर मेरा करेक्ट आंसर हो गया भाई। अब और किस तरीके से कर सकते थे इसको, देखिए और इस तरीके से मैं कर सकता था, मैं इसको ये बोल देता कि ये जो 3x है 90 में अगर मैं 3x को हटा दूं, चलो वो थ्योरम आप छोड़ दो, आप ऐसे ही सीखो यार, थ्योरम में ना फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे आने वाले। 43 में देखिए क्या है, पी क्यू जो है आपका एक टेंजेंट है, आर एस जो है पैरेलल टेंजेंट है, पी क्यू और आर एस पैरेलल टेंजेंट हो गया। आप यहाँ से ना पहले आप एक रूल सीख लो मेरे से, एक थ्योरम सीख लो कि मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट मान लो ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, और यहाँ से ऐसे भी कुछ टेंजेंट आ रहा है आपका, ये टेंजेंट है, ठीक है भाई, टेंजेंट है ये। तो मान लो ये P है, ये Q है, और ये R है, ये S है, तो ये दो टेंजेंट्स हैं आपके पास। अगर ये दो टेंजेंट अगर पैरेलल हो जाए ना, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हो जाए, RS और PQ दोनों पैरेलल हो जाए, और ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है R, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, एक तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो मेरा ये एंगल होगा ना, आप R ही देख लो, रेडियस जो होगी मेरी डायरेक्ट बता दूंगा मैं, R जो होगी मेरी, मान लो ये A था और ये B था, ये भी B होगा और ये भी A होगा, तो R जो है √AB होती है भाई मेरी। डायरेक्ट एज अ रिजल्ट पकड़ लो भाई इस चीज़ को एज अ रिजल्ट डायरेक्ट पकड़ लेना कि ये बराबर होते हैं, ठीक। तो अब इसमें कहीं लगा सकते हैं क्या सर, देखो आप ध्यान से देखना आप इस चीज़ को, इसमें कहाँ लगा सकता हूँ सर मैं, इसमें जब आप लगाओगे भाई क्या बोल रहे, PQ और RS, ये बोल दिया दोनों टेंजेंट है। एक चीज़ ये और देखना थ्योरम, जो यहाँ से एक पॉइंट से PQ होगा ये होगा, ये बराबर होंगे भाई हमेशा, ये इक्वल होंगे, ये SR और ST भी बराबर होगा। तो PQ की वैल्यू कितनी, 32, तो सर ये भी 32 होगा। अब RS की वैल्यू कितनी, 12.5, तो ये भी सर 12.5 होगा, ठीक है। आपको सरकमफेरेंस बतानी है, उसके लिए आप रेडियस बता सकते हो पहले। कैसे सर, रेडियस में डायरेक्ट बता सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, रेडियस जो होगी वो अंडर रूट में, ये PQ जो है 32, 12.5 को 25/2 लिख लेता हूँ अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 2 से मैं इसको काट दूंगा 16 पे, 16 को बाहर निकाला 4, 25 को बाहर निकाला 5, तो रेडियस कितनी आ गई, 20 आ गई सर। रेडियस मेरे पास अगर 20 आई भाई, रेडियस 20 है, सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है सर 2πr, मतलब कितना हो जाएगा ये आपको, 20 का डबल 40 पाई मेरा आंसर हो जाएगा सर। तो 40 पाई बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया आपका, ठीक। 44 देखिए, एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल बना लो भाई PQR, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो ये एक सर्कल हो गया, इसके अंदर एक ट्रायंगल है PQR, ये सर P है, ये Q है, ये R है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, इस एंगल P का बाइसेक्टर ये लो सर, ये इसको काटता है QR को S पे, और सर्कल को काटता है T पे, यहाँ सर्कल को काटेगा T पे, ठीक है। इफ PS इज इक्वल टू 6, ये PS की वैल्यू है 6, ST की वैल्यू है 5, ST की वैल्यू है सर 5, ठीक है। ST की वैल्यू 5, देखिए यहाँ 5 नहीं 4 कर लीजिए आप, थोड़ा ना आपको इजी पड़ जाएगा मामला। ST की वैल्यू है 4, ST की वैल्यू 4, PQ की वैल्यू 5, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ PR, ये PR बताना है। इसके लिए भी एक डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो भाई आप, एक डायरेक्ट रिजल्ट, एज अ रिजल्ट आपको ना सर्कल में सारी चीजें एज अ रिजल्ट आपको लिखवा दूंगा। जहां आप लोग मरते रहते हो ना यार शॉर्टकट्स के लिए कि सर शॉर्टकट दे दो, शॉर्टकट दे दो, वो सब यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। देखिए एक सर्कल से कभी भी एंगल बाइसेक्टर यहाँ निकलेगा D पॉइंट पे, आगे जाएगा E पॉइंट पे, तो आप हमेशा याद रख लेना कि आपका जो ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल ABD, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल
ई और सी के। क्यों होगा सर ऐसा? ये देख लो भाई, देखो ये एंगल तो बराबर हो गए, एक एंगल बराबर। अब इस वाली एसी वाली कोड से ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब किसी भी एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम मिल जाएं, दो एंगल सेम, सिमिलरिटी लग जाएगी ना, सिमिलरिटी लग गई। तो जैसे सिमिलरिटी लगाएंगे तो यहां मैं समझ गया कि ये अगर अल्फा है तो ये वाला पॉइंट भी अल्फा होगा। अब मेरे दिमाग में है कि ये सिमिलरिटी लगेगी यहाँ पे। कैसे लगेगी? अब देख लो भाई, अल्फा के सामने यहाँ क्या है? पीएस मतलब 6 अपॉन इस वाले एंगल के सामने जो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये वाले दो बराबर होंगे ना, तो इस वाले के सामने 5, ये मैंने 5 रख दिया इज इक्वल टू। अब देखिए इसके सामने था ये अल्फा के, इधर अल्फा के सामने क्या है? आपको सर पी है, और इधर इस बड़े वाले सामने 6 और 4 10 है सर। तो 5 से 10 कटेगा 2 पे, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12, आपका आ गया भाई 12। तो ये पी है क्या? यही तो मेरा पी आर है ना, इसको पी आर मान लेना आप, ये मेरा पी आर है भाई। तो पी आर की वैल्यू क्या है? यहां से आपको सीखना क्या है? डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं, ऐसा शॉर्टकट दे रहा हूं यार आपको। पीछे दिया कि दो टेंजेंट्स कभी भी पैरेलल होंगे। मान लो एक सर्कल था, इधर से एक टेंजेंट गया, इधर से नीचे एक टेंजेंट आया, दोनों टेंजेंट पैरेलल, तो सीधा उस सर्कल की रेडियस आएगी अंडर रूट में जो उसका डिस्टेंस होगा, दोनों का प्रोडक्ट। दूसरा, एक ट्रायंगल है जो कि एक सर्कम सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एक एंगल बाइसेक्टर सामने वाली को काट रहा होगा कहीं पे और उसको सर्कल को काट दे, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बस सिमिलरिटी लगा देना उधर, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपके बचे हैं, एक बार मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। 6 क्वेश्चन बचे हैं बस अपने, फिर अपनी वीडियो पूरी हो जाएगी। हालांकि सोचा था 1 घंटे में हो जाएगी, लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन करते करते ना टाइम लग जाता है यार, मेरे को ऐसा भी नहीं कि आओ फिर दौड़ा के चले जाओ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर चलेंगे। 45वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, ये भी एक ऐसा डायरेक्ट रिजल्ट लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के सुझाव थे कि सर क्वेश्चंस आप कराओ, रिपीट मत कराओ, नहीं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है ना। तो इसमें भी देखिए डायरेक्ट रिजल्ट आपको दे देता हूँ। कभी भी आपको ऐसा दिखेगा कि आपको एक ऐसी शेप दिखेगी कभी भी कि ए बी है आपका, फिर सी डी है, दो ऐसे कोई भी मान लो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं आपके पास, और एक ट्रायंगल, एक टेंजेंट ऐसा जा रहा है जो इसको भी, इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, एक टेंजेंट इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और एक लाइन जो है आपकी इसमें से निकल रही है यहाँ से, दोनों को क्रॉस करती हुई, ये एक्स और वाई हो गया, जो कि दोनों को काट रहा है बीचों बीच। और ये जो पॉइंट है यहाँ से और यहाँ की दूरी आपकी होगी पी क्यू, पी क्यू होगी। इस केस में आप डायरेक्ट एज अ रिजल्ट याद कर लो भाई कि जो मेरे पास क्या होता है, एक्स वाई का जो स्क्वायर होता है ना, जो एक्स वाई है ये बड़े वाला, ये स्क्वायर जो होता है ये ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होता है। तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर सी डी कहाँ गया इसमें, सी डी कहाँ गया? तो देखो वो चीज और लिख लो भाई, जो ए बी होता है और सी डी होता है ये दोनों बराबर ही होते हैं। कई बार आपसे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी दे दे कि ए बी दे दे, कह दे बताओ सी डी कितना होगा, आप में से काफी लोग मार खा जाओगे इसमें, तो इसलिए सी डी नहीं है। तो ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, आप डायरेक्ट याद रखना रिजल्ट। अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है ए एक्स की वैल्यू 4 है सर, ए एक्स की, हाँ एक ये और छोटी सी चीज लिख लो कि जो ए एक्स होगा वही बी एक्स होगा, ठीक है। तो ट्वाइस हो जाएगा, तो ए बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाता है ए एक्स के, ये भी लिख लेना भाई इसमें, ठीक है। आपको विजिबल तो हो रहा होगा ना, देखिए यहाँ पे करा देता हूँ, ये विजिबल हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे इसमें अब, तो ए एक्स मेरा कितना दिया हुआ है, इधर ही कर देते हैं, फोटो के ऊपर ही सोल्व कर लेते हैं इसको ना। ए एक्स दिया हुआ है मेरे पास 4, तो ए एक्स 4 है, तो पूरा ए बी कितना हो जाएगा, आपको सर 8 हो जाएगा। पी क्यू कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास एक्स वाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आपको सर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ट्रिपलेट याद है भाई, 8 15 17, तो तुरंत बता दोगे एक्स वाई की वैल्यू 17 आएगी। तो एक्स वाई की कितनी वैल्यू हो गई, एक्स वाई की वैल्यू हो गई सर 17, तो इसमें ऑप्शन होगा बी करेक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे। 46 में फिर वही डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, डायग्राम जहां बनाना पड़ जाता है वहां थोड़ा मामला खराब हो सकता है आप लोगों का, तो बहुत अच्छे से करनी सारी चीजें। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 सर्कल हैं मेरे सामने, इसने बोला 2 सर्कल हैं, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। तो ये लो सर, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं एक्सटर्नली एट पी,
पी के ऊपर, ठीक है। ए पी बी एंड सी पी डी स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये लो भाई, यहाँ से मैंने ये कर दिया, ये ए पी बी हो गया, ए पी बी, और फिर सी पी डी, ये लो सर सी पी और डी स्ट्रेट लाइन है इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट सर्कल एट ए, ये ए हो गया यहाँ पे, एंड सी, ये सी हो गया, एंड सेकंड एट बी एंड डी, सेकंड बी और डी पे हो गया, पासिंग थ्रू पी बी हो गया, बना लिया। ए पी की वैल्यू 15 है सर, सी पी की वैल्यू 12 है सर, पी डी की वैल्यू 10 है सर, तो पी बी बता दो भाई, पी बी कितना होगा, ये चीज़ है। यहाँ से भाई एक चीज़ देख लो, कंसेप्ट है ये, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना आज के बाद। ये जो दो ट्रायंगल्स होंगे, देखो ये एंगल थीटा इसके बराबर, ठीक है, एंगल बराबर हो गए। अब एक चीज देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा भाई, ये पैरेलल ड्रॉ कर दिया मैंने दोनों, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो दोनों ट्रायंगल से सिमिलर हो जाते हैं। जैसे सिमिलरिटी आपको यहाँ दिख जाएगी, आप में से जिसको भी यहाँ सिमिलरिटी दिखी, आप लोग तुरंत यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप कहोगे सर इस वाले के सामने 15 है, इधर वाले के सामने 15 है, तो इधर वाले के सामने कितना हुआ, आप कहोगे सर पी बी हो गया, इज इक्वल टू, अब इधर वाले के सामने 12 है तो इसके सामने 10 है, तो 12/10। सिमिलरिटी तो लगानी सिखाई है ना भाई आपको, सिमिलरिटी लगा दी आपने यहाँ पे। तो जैसे ही करोगे 3 से काटा 5 पे, 3 से काटा 4 पे, 2 से काट दिया 2 पे, 5 पे, तो पी बी कितना आ गया आपको, इसे 25/2 मतलब 12.5 डिग्री, 12.5 सेंटीमीटर सॉरी, तो 46 का क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट एज अ रिजल्ट इस चीज़ को भी याद रखना भाई कि सिमिलर होते हैं ये ट्रायंगल्स भी। आगे देखिए 47वां क्वेश्चन, 47 में क्या है, आपको सी की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ देखिए, आपने अभी तक आज तक ये चीज़ तो पढ़ी होगी ना यार, कि ये हमारे पास अगर सीकेंट चले जाते हैं ऐसे दो, पी ए बी सी डी, तो हमारा पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू होता है पी सी इंटू पी डी, ये तो सबको जानते होगे। तो अगर इसी पॉइंट को उठा के बीच में कहीं रख दूं, एज्यूम कर लो बस आप, यही पॉइंट उठा के मैंने बीच में रख दिया बस इस फिगर में, आप इसको ऐसे सोचो, जिस दिन ऐसे सोचोगे ना आपको डायरेक्ट रिजल्ट की भी जरूरत नहीं है। आप एक चीज बस ये सोच लो, सर ये पी पॉइंट को यहां से उठा के अगर बाहर रख दिया तो 32/12 मुझे दिखेंगे ही दिखेंगे ना, दिखेंगे ही दिखेंगे भाई। तो उस वैसा ही एक रिजल्ट है ये भी, डायरेक्ट सोच लो। तो यहाँ पे फिर इसी पे सोल्व कर देता हूँ भाई आपके लिए। तो देखो ये 18 है और 32 ना भाई ये पूरा है पी बी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये एक्स है सर और 12 ये पूरा है। तो इसमें जब लगाओगे मतलब 18 इंटू 32 इज इक्वल टू एक्स इंटू 12, तो 6 से काटो 2, 6 से काटा 3 पे, 2 से काट दिया 16 पे, हुआ क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। देखो सर एक छोटी सी गड़बड़ ये हो गई, ये अंदर थे, एक छोटी सी गड़बड़ देखो ये होगी भाई, मैंने आपको सीकेंट की प्रॉपर्टी बता दी और सीकेंट ही लगा दिया इसमें। हालांकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखना था, एक चीज़ बहुत ही क्लियर देखी, ये तो सीकेंट वाली प्रॉपर्टी हो गई इसमें। तब हम ये देखे कब करते हुए, ये वाली भी सीख ही लो, मैंने आपके लिए लिख दिया तो ये भी सीख लो। अंदर वाला जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मैं ये बता रहा हूँ कि इस पॉइंट को मान लो मैं अंदर मान लेता हूँ, मैंने इस पॉइंट को अंदर मान लिया, तो आपका ऐसा कुछ केस बनता है कि आपका मान लो P यहाँ आ जाता है, ये A, ये B, ये C, ये D, तब भी हमारी यही चीज़ रहती है PA इंटू PB। तो इस वाले पॉइंट को उठा के बाहर लेके जाके देखना भाई, आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए इस P वाले पॉइंट को उठा के बाहर रख दोगे ना तो सीकेंट वाला केस बन जाता है, और सीकेंट वाला केस बनते ही आपका आएगा PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें सिमिलरिटी लगा दूंगा मैं। मान लो मैंने यहाँ पे अगर ऐसे इसको ज्वाइन कर लिया, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली, ये कर दी भाई लो आपके लिए, तो आप ट्रायंगल PAC और ट्रायंगल PBD कैसा हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया सर। थेल्स थ्योरम पढ़ी थी ना, वैसा सही हो गया। देखो ये एंगल तो बराबर ही होंगे दोनों में, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो आप इसमें आराम से सिमिलरिटी लगा सकते हो। तो सिमिलरिटी कैसे लगाएं सर, तो देखो ऊपर वाला जब करोगे तो आप क्या करोगे सर, x/18, x कहाँ इसके सामने होगा, तो इधर वाले में क्या करनी पड़ेगी आपको सर, 12 में ऊपर जाएंगे तो 32 हो जाएगा। तो जब इस चीज़ को आप कैंसिल कर दोगे तो आपने मान लो 2 से कर दिया, 4 से कर लो, 4 × 12, 4 × 8 32। अब इस 18 को उधर ले जाओ, या तो यहाँ से उठा के रख देता हूँ मैं उधर, 18 को जब आप उधर लेके जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपने 18 कर दिया, तो 2 से काट दो,
2 से 4 पे गया, 2 से 9 पे गया, 9 या 27/4 करोगे, 27/4 करोगे 6.75 आ जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे। तो सिमिलरिटी देख रहे हो आप कितना अच्छे से लग जाती है, यहाँ पे सर्कल्स के अंदर सिमिलरिटी लग जाती है, लेकिन आप में से काफी लोग लगाते नहीं हो। जैसे सिमिलरिटी लगा लोगे ना भाई, आधी चीजें सोल्व हो जाती हैं आपकी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल है, ए बी और डी सी दो कॉर्ड हैं। ये लो सर, सर्कल है, ए बी और डी सी दो कॉर्ड हैं, जब ए बी और डी सी को प्रोड्यूस किया तो पी पे मीट करती हैं। ये लो भाई, ए बी और डी सी दोनों कॉर्ड है, इनको जब प्रोड्यूस कर दो आगे तो ये एक पॉइंट पी पे मीट करती हैं भाई कहीं ना कहीं। तो पी सी की वैल्यू 2.8 और पी बी की वैल्यू 3.15, ए बी की वैल्यू 3.85 और सी डी की वैल्यू ये आपसे पूछ ली है। तो कहीं ना कहीं मान लो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो ये सीकेंट वाली चीज़ है ना, वही लगा दो भाई। लगाओगे तो आप क्या करोगे, 3.15 इंटू में पूरे का दोनों का सम पी बी इंटू पी ए करेंगे ना, तो 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2.8 इंटू में 2.8, यही तो बनेगा भाई। तो सर इसको 7 से काट देता हूँ, 7 से काटूंगा तो 4 पे जाएगा। मान लो यहाँ 10 रख दिया, डेसिमल मैंने हटा दिए, डेसिमल हटा दिया भाई, यहाँ 100 हो गया। 7 से काटा 4 पे कटा, 10 से काटा तो ये एक 0 हट जाएगी। ठीक, तो इसको 4 से डिवाइड कराओगे जब आप पूरे को, मान लो 4 से पूरे को डिवाइड करा दो, 4 से पूरे को डिवाइड करा दिया आपने, तो 4 7 28, 3 5, 4 8 32, ठीक है, 3 0, 3 और फिर 0 बचेगा, 3 और 0 बचेगा तो फिर कितना आ जाएगा आपके सामने, 4 7 28, फिर चला जाएगा 2 0, 4 पॉइंट बची, तो आपका 7 8 पॉइंट दिस आया, तो ये एक 0 और आ जाएगी, तो 0.7875 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी कितनी, 2.8 में से 0.7875 हटा दो यार आप। तो 2.8 में से इतना जब हटाओगे, हटाना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, ये भी बता दो आप एक बार। क्या ये चीज़ जो मैंने करी है सही करी क्या? एक बार छोटी सी देखिए, कैलकुलेशन एरर हो गया, नीचे करके दिखाता हूँ आपको आराम से। क्वेश्चन नंबर 48 में बिल्कुल आराम से करके दिखा देता हूँ आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, इसने बोला था ए बी और डी सी जो हैं दो कॉर्ड हैं, उनको आगे प्रोड्यूस करा, पी पे मिली, तो ये सीकेंट वाला केस हो गया सर सारा। तो सीकेंट का जब भी केस हुआ तो आप एक चीज़ बताओ भाई, पी बी, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, पी बी मल्टीप्लाई पी ए इज इक्वल टू होगा पी सी मल्टीप्लाई पी डी। तो पी बी की वैल्यू सर 3.15, ठीक है, इनटू पी ए की वैल्यू, पी ए तो 3 और 3 6 और 1 ये जाएगा 7 आ जाएगा सर, इज इक्वल टू पी सी की वैल्यू सर 2.8 इंटू पी डी। तो पी डी को ना फिलहाल आप पी डी ले लो, या तो एक्स बाद में मान लेंगे, या फिर लेना है तो ले लो यार, क्या दिक्कत है, आप ले लो। एक्स लोगे अगर तो ये एक्स प्लस 2.8 हो गई। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या करना है, डेसिमल है, डेसिमल बहुत सारे डेसिमल दिख रहे थे सर, मैं ना डेसिमल को हटा ही देता हूँ, डेसिमल को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आप कहोगे सर 315 इंटू 7 अपॉन 100, ये 28 भी इधर मैं अगर ले आऊँ तो इंटू 28 हो जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2.8 अलग बच गया मेरे पास। ठीक है, तो मैं अब इस तरफ को सोल्व कर लो, लेफ्ट साइड को कर लो सर। 7 से काटोगे तो 4 पे कट गया भाई, 1 0 से 1 0 चली गई। ठीक है, अब देख लो आप, आपके सामने कितना आएगा, 4 से काटो आप, 4 से काटोगे तो 4 से आपने 3 पे, 4 को 7 से क्या, 4 7 28, 3 बचा, फिर 5 आया 35, तो 4 8 32, 78 तक आ गया। अब 3 0, अब पॉइंट लगेगी। ठीक है, 4 7 28, 2 0 5 और अपोन में 10 था, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2.8। तो इसको कहीं ना कहीं आप सीधा यही मान लो यार कि 7.875 माइनस करना है आपको 2.8, तो कितना बचेगा 5.075, ये बचेगा भाई एक्स। यहाँ पे हमारा जब ऊपर क्या था, डेसिमल की गलती हो गई थी कई बार, तो 5.075 कहाँ हो गया, 48 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, ए आपका करेक्ट होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर, 49। ये क्या कह रहा है, ये भी देखिए आपको एज अ थ्योरम भी मैं याद करा देता हूँ। थ्योरम तो छोड़िए, मैंने अभी क्या बताया था, जब भी पी पॉइंट ऐसा दिखे क्या करो,
P पॉइंट को एज्यूम ही ऐसे करो यार, P को बाहर खींच लिया तो वही चीज़ बनेगी। यहाँ पे अब डायरेक्ट थ्योरम के तरीके से भी आप याद कर सकते हो। है कैसा ये कि AP कितना है, देखिए PB कितना है, ये 9 है सर, और AB पूरा 15 था तो AP कितना हो गया, 6 हो गया सर। CP सर मेरे पास 3 है, ये बताना है x। तो क्या करूँगा मैं, 6 × 9 इज इक्वल टू x, 3 × x, 3 से कटा 3 पे, तो x की वैल्यू कितनी, 18 आ जाएगी सर। तो x की वैल्यू 18 कहाँ पे है, आपको सर 18 B पार्ट में है, तो इसका B हो गया 49 का। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, क्वेश्चन नंबर 50। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डायग्राम बनवा रहे हैं आपसे। द कोड AB एंड CD ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट E। देखिए कोड AB और कोड CD इंटरसेक्ट करता है E के ऊपर। अब कह रहा है AE 12, BE 20.25 और CE और DE की रेशो कैसी दे रखी, 3:1। तो CE अगर 3x है और EX हो गया, ठीक है। क्या करोगे सर, 3x × x इज इक्वल टू 12 × 20.25, यही तो करोगे। तो सर 3x का स्क्वायर हो गया ये, इज इक्वल टू, इसको जब करोगे 12 × 20.25 को, तो या तो आप 3 से काट लो, सीधा 3 से काट लो, 4 पे कट गया भाई, 3 से जैसे ही काटा तो 4 पे कट गया सर मेरा। तो एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, आप कहोगे सर 20 चौका 80 और एक और आ जाएगा 81। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू सर मेरे पास 9 आएगी। ये आई है एक्स की वैल्यू। आपसे पूछा गया CE, अगर यहाँ 9 ऑप्शन भी दे देता ना कंफ्यूज हो जाते। CE कितना है 3x, 3x कितना हो जाएगा, 3 तिया 3 का 9 गुना, 3 तिया कह रहा हूँ 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा सर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ पे भाई आपके पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आज की वीडियो में पूरा यूक्लिड ज्योमेट्री कर लिया हमने, जो आपका एनसीईआरटीज में गिवन था, एक एक क्वेश्चन उठा दिया वहां से, ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो गया, पूरा हमने सर्कल्स कर लिया, जितनी आपके सिलेबस में थ्योरम्स मेंशन थी पूरी आपकी वो करवा दी मैंने, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही करेंगे, आने वाली वीडियो एक और लेके आएंगे हम लोग, 50 क्वेश्चंस की होगी वो भी, उसमें हम लोग पूरा रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सब चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे। उसके बाद की वीडियो फिर हमारी एक जो करेंगे हम टॉपिक कवर, वो मेंसुरेशन करेंगे, हालांकि मैं ग्रुप पे आपको मैसेज कर चुका हूँ, वो करेंगे। उसके बाद फिर एलिमेंट्री नंबर थ्योरी उठा लेंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को जल्दबाजी है कि सर एलिमेंट्री नंबर थ्योरी करवा दो, तो उसके बाद करा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पेपर आपका पोस्टपोन ही होगा, अभी इतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, और आपको या तो न्यूज़ मिल जाएगी, नहीं तो आपको मिल भी चुकी होगी, ठीक है। नहीं मिली है तो आपको थोड़ी देर में न्यूज़ मिल भी जाएगी। एग्ज़ाम आपका इतनी जल्दी नहीं होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। सेंटर्स जो हैं, मेल मिल चुका है सेंटर्स को, तो पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम आपका। तो अभी अक्टूबर में इतनी जल्दी नहीं होगा, या तो मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, ठीक है, या आप अपने हिसाब से चला लो, क्योंकि आप लोग देखो इतने कैंडिडेट जुड़े हुए हो, हर किसी की डिमांड अलग अलग है। कोई कहता है प्रोबेबिलिटी पहले कर दो, कोई कहता है स्टैटिस्टिक्स पहले कर दो, कोई कहता है सर नंबर थ्योरी पहले करा दो। तो मैं एक ही इंसान हूँ ना यार, एक ही वीडियो बना सकता हूँ, तो अलग अलग चीज़ें नहीं करा सकता। तो नीचे कमेंट करके ये बता दो कि सर आप अपने अकॉर्डिंग चलते रहो, हम सही कर रहे हैं, बेस्ट है सर। या फिर आप मेरे को कॉमन म्यूचुअल एक टॉपिक दे दो कि सर ये वाला करा दो। अगर हर कैंडिडेट अलग अलग लिखेगा ना, फिर मैं भाई चीज़ें अपने तरीके से चलाऊंगा, ठीक है। फिर नहीं कराऊंगा एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, फिर मैं लास्ट में कराऊंगा। आपने ई बुक का जो सैंपल भी देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा लास्ट में मैंने 3-4 चैप्टर डाले हुए हैं कि पहले एटलीस्ट ये चीज़ें तो हो जाए यार आपकी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताना भाई कि सेशन कैसा था। सेशन अच्छा है तो अप्रिशिएट कर देना, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।